चैप्टर नंबर 6 स्टाफिंग, 5 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं ऑलरेडी। स्टाफिंग की, तो स्टाफिंग का मतलब क्या है? सिंपल सा अगर स्टाफिंग की हम बात करें तो क्या है सिंपल सा मतलब स्टाफिंग का? जब हम बात करते हैं ना स्टाफिंग की, तो स्टाफिंग का मतलब होता है कि अपने यहाँ पर लोगों को रखना। अगर किससे भी हम पूछे ना कि बताना जरा स्टाफिंग का मतलब क्या होता है, तो लोग यही आंसर देंगे कि अपने यहाँ पर लोगों को रखना है स्टाफिंग। लेकिन स्टाफिंग सिर्फ इतनी सी चीज नहीं है। स्टाफिंग का मतलब सिर्फ यही नहीं है कि हमने यहाँ पर लोगों को अपने यहाँ पर रखा। स्टाफिंग में बहुत सारी चीजें आती हैं। स्टाफिंग के अंदर उनका प्रमोशन, हमने उनको कितना पैसा देना है, सिलेक्शन कैसे होता है, सिलेक्शन टेस्ट वगैरह, ये सब चीजें होती हैं। मतलब स्टाफिंग सिर्फ यही तक नहीं है कि लोगों को अपने यहाँ पर रखना। स्टाफिंग के अंदर बहुत सारी अदर एक्टिविटीज भी है जो हम इन्वॉल्व करते हैं। तो इस चैप्टर में हम यही पढ़ने जा रहे हैं कि स्टाफिंग क्या है, पहले क्या था, आज स्टाफिंग का जो फंक्शन है वो किस तरीके से परफॉर्म किया जाता है, उसी के बारे में हमारा पूरा चैप्टर है। ठीक है, तो स्टाफिंग हमारा थर्ड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है, जिसके बारे में अब हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, सो व्हाट इज स्टाफिंग? बहुत सिंपल लैंग्वेज में पहली बात तो ये दैट स्टाफिंग इज द मैनेजरियल फंक्शन। स्टाफिंग क्या है? एक मैनेजरियल फंक्शन है। मैनेजरियल फंक्शन क्यों? बिकॉज इट इज परफॉर्म्ड बाय द मैनेजमेंट। क्यों है ये मैनेजरियल फंक्शन? क्योंकि इस फंक्शन को मैनेजमेंट परफॉर्म करता है, इसीलिए। किस चीज का फंक्शन है? ऑफ फिलिंग एंड कीपिंग फिल्ड। अपने यहां पर लोगों को रखना। फिलिंग मतलब जो वेकेंट पोजीशंस हैं, जो खाली प्लेसेस हैं हमारे यहाँ पे, जो खाली पोस्ट है, खाली वैकेंसीज हैं, हमें क्या करना है? उनको फिल करना है। एंड कीपिंग फिल्ड, और फिल्ड रखना भी है। यानी कि कोई वन टाइम प्रोसेस नहीं है कि आपने एक बार अपने यहाँ पर लोगों की पोजीशंस को फिलअप कर दिया, बस हो गया आपका काम। जब वो दोबारा खाली होगी तो आपको उसको दोबारा भरना है, और ऑलरेडी जो आपके पास काम कर रहे हैं उनको अपने यहाँ पर बनाए भी रखना है। कीपिंग फिल्ड द पोजीशंस इन द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। आपने अपने पूरे एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर डिजाइन किया होगा, पता है ना? चैप्टर नंबर 5 में ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स पढ़ के आए हुए हैं, 2 ही पढ़े हैं भले ही, लेकिन पढ़े तो हैं। तो वहां पर आपने कुछ पोजीशंस डिफाइन की होंगी, तो उन पोजीशंस को भरे रखना, भरना और भरे रखना, वो हमारा मतलब है स्टाफिंग से। और हमने एक और सिंपल सी डेफिनेशंस पढ़ी थी स्टाफिंग की। हमने ये पढ़ा था पुटिंग द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब। एक सही पर्सन सही जॉब पे काम कर रहा हो, सही जगह पर काम कर रहा हो, उसे हम स्टाफिंग कहते हैं। ठीक है, और आज हमने एक और इसकी डेफिनेशन पढ़ी, क्या कि ये एक मैनेजरियल फंक्शन है जहां पर हम अपने यहाँ की पोस्ट को, पोजीशंस को भरते हैं और भरा रखने की कोशिश करते हैं। और उसको भरने और भरे रखने के लिए बहुत सारे काम करते हैं, जो अभी हमारा स्टाफिंग प्रोसेस आएगी उसमें हम पढ़ेंगे कि हम क्या क्या करते हैं। ठीक है, अब क्यों जरूरी है हमारे लिए स्टाफिंग? व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग फॉर अस? सबसे पहले इंपॉर्टेंस हायर परफॉर्मेंस के लिए। देखो, अगर आप सही पर्सन को सही जॉब पर अपॉइंट करोगे तो परफॉर्मेंस हाई रहेगी ना। देखो, अगर आपने अपने यहाँ पर एक सेल्स मैनेजर की आपको नीड थी, ठीक है, अब अगर आपको सेल्स मैनेजर की, आपको अपने यहाँ पर सेल्स मैनेजर की नीड थी, अब सेल्स मैनेजर की अगर आपको नीड है तो आप कोई ऐसा पर्सन ही चूज करोगे ना जिसकी एक्सपर्टाइज सेल्स में हो। आप किसी फाइनेंस वाले जिसकी एक्सपर्टाइज फाइनेंस में है, उसे तो आप सेल्स डिपार्टमेंट में नहीं डालोगे ना, क्योंकि उसको वो काम करना नहीं आता है। चलो, आपने उसको डाल भी दिया तो पहले वो उस काम को करना सीखेगा, जब तक उसे वो काम करना आएगा नहीं वो अपनी प्रोडक्टिविटी शो नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर आपने जिस पर्सन की एक्सपर्टाइज सेल्स में थी उसी को आपने सेल्स डिपार्टमेंट में डाला, उसी को आपने सेल्स मैनेजर बनाया, तो अपने आप इसकी परफॉर्मेंस हाई रहेगी। तो पुटिंग द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टाफिंग इस बात को इंश्योर करता है कि एक सही पर्सन ही सही जगह पर काम कर रहा हो, यानी कि स्किल्स से मैच करते हुए पर्सन को हम उस पोजीशन को देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कॉम्पिटेंट पर्सनल। कॉम्पिटेंट मतलब क्या होता है? द वेल क्वालिफाइड, सुटेबल। यहां पर स्टाफिंग प्रोसेस हमारी मदद करती है कि हम यहां पर डिस्कवर कर सकते हैं, ऑब्टेन कर सकते हैं कॉम्पिटेंट। कॉम्पिटेंट मतलब जैसा हमें चाहिए, एक वेल क्वालिफाइड और सुटेबल पर्सन उस जॉब के लिए। क्योंकि स्टाफिंग के अंदर ना एक प्रोसेस होती है हमारी रिक्रूटमेंट। क्या होती है? रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट में क्या होता है? हम ना इनवाइट करते हैं। आपने देखा होगा ना, न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट आती है। आप देखो, पोस्ट भले ही एक हो, लेकिन जब आप न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट देते हो ना तो बहुत लंबी लंबी लाइनें वहां पर लगी हुई होती हैं। तो कितने सारे लोग आते होंगे, कितनी वेराइटीज मिलती होंगी, तो उसमें से हम बेस्ट को चूज कर सकते हैं। मतलब हमारे पास ये स्कोप होता है कि हम बहुत सारे जो अवेलेबल है हमारे पास, उसमें से बेस्ट का सिलेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टाफिंग की हेल्प से ही हमें एक अच्छा एम्प्लॉय अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए मिल सकता है।
दूसरा कंटिन्यूस सर्वाइवल एंड ग्रोथ। अब ये कैसे होता है? बाय द सक्सेशन प्लानिंग फॉर द मैनेजर्स। देखो हम टाइम टू टाइम ना सर्वाइवल और ग्रोथ की बात करते हैं, हमें अपने ऑर्गेनाइजेशन के को सर्वाइव भी करके रखना है, सर्वाइवल भी चाहिए और उसको ग्रो भी करना है। ये कब हो सकता है? जो हमारे मैनेजर्स अच्छे होंगे। तो टाइम टू टाइम हम ऐसी प्लानिंग करते हैं, हम ये देखते हैं स्टाफिंग के अंदर कि हमारा कौन सा ऐसा एम्प्लॉय है जो अच्छा परफॉर्म कर रहा है, जिसको हमें प्रमोट करना है। देखो फिर से वही बात, स्टाफिंग में से हम लोगों को रख नहीं रहे हैं, हम देखो उनकी परफॉर्मेंस को चेक भी कर रहे हैं। जो अच्छा एम्प्लॉय होगा, जो मुझे लगता है कि यार इसकी परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया है, इसको हम प्रमोट कर सकते हैं, तो प्रमोशंस भी होते हैं। तो हम वो देख लेते हैं कि हमारे लिए आगे आने वाले टाइम पे कौन है जो अच्छे मैनेजर्स बनेंगे। मैनेजर्स अच्छे सिलेक्ट करोगे तो डिसीजन सही लिया जाएगा, डिसीजन सही लिया जाएगा तो अपने आप ही ग्रोथ होगी या नहीं होगी? सर्वाइवल तो हो ही जाएगा, ग्रोथ भी होगी। ठीक है, उसके बाद ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। ऑप्टिमम का मतलब क्या होता है? बेस्ट यूटिलाइजेशन, द बेस्ट पॉसिबल यूज। बेस्ट पॉसिबल यूज हम कह सकते हैं एफिशिएंटली रिसोर्सेज को यूज करना, ये हम कह सकते हैं। देखो यहाँ पे क्या होता है, हम ओवर मैनिंग को अवॉइड करते हैं। ओवर मैनिंग मतलब यहाँ पर ना हम कुछ एनालिसिस करते हैं जो हमें ये बताता है कि कहीं हमारे पास स्टाफ ज्यादा तो नहीं है। मुझे एक ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ 10 लोगों की जरूरत थी, 12 लोग काम कर रहे थे, या एक डिपार्टमेंट है उसमें 10 लोगों की जरूरत है, 12 लोग काम कर रहे हैं, तो मैं क्या करूंगी? एक्स्ट्रा 2 को उठाऊंगी, दूसरे डिपार्टमेंट में शिफ्ट कर दूंगी जहां पर कमी है, तो इससे मेरी लेबर कॉस्ट बचेगी। अननेसेसरी जो मेरे पास ओवरलोड मैंने कर रखा था, क्योंकि देखो जरूरत से ज्यादा लोग अगर आएंगे तो डिस्टर्ब भी करते हैं। एक सोफा है, ये सामने वाला आपका सोफा है, इसे बैठने की जगह अगर 3 लोगों की है, मैं चौथे को बिठाऊंगी एक बार, फिर भी एडजस्ट हो जाएगा। 5वें 6ठे को बिठाऊंगी ना, तो अब जो बाकी ऑलरेडी जो बैठे हुए थे ना, उनको डिस्टर्ब करना शुरू कर देंगे। तो ओवर मैनिंग को हम यहाँ पर अवॉइड करते हैं, जितने की जरूरत है सिर्फ उतने लोगों को हम यहाँ पर रखते हैं। तो उसके लिए स्टडीज की जाती है, एनालिसिस किए जाते हैं। एट द सेम टाइम ये भी ध्यान रखा जाता है कि रिसोर्स अंडर यूटिलाइज ना रहे। मेरे पास मशीन रखी हुई है या मेरे पास वर्कर्स है, मैंने 2 वर्कर्स अपने यहाँ पे अपॉइंट कर रखे हैं, लेकिन उनके पास कोई काम ही नहीं है, मैं उनको यूटिलाइज नहीं कर पा रही हूँ ना, तो मैं उनको ऐसी जगह पर ट्रांसफर करूँ जहां पर मुझे जरूरत है एम्प्लॉयज की। तो यहाँ पर अंडर यूटिलाइजेशन और ओवर यूटिलाइजेशन दोनों का ध्यान रखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट जॉब सेटिस्फैक्शन। देखो एम्प्लॉय जो अपने किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं ना, तो उसको सेटिस्फैक्शन जरूर चाहिए। मैं जहां पर काम करती हूँ अगर मुझे वहां पर सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा ना, तो मैं अपने फुल पोटेंशियल से काम नहीं करूंगी। तो एम्प्लॉय को उसकी जॉब पर सेटिस्फाई करना बहुत जरूरी होता है। तो उसके लिए क्या किया जाता है, हम उनका ऑब्जेक्टिव असेसमेंट करते हैं। असेसमेंट मतलब उनकी परफॉर्मेंस को चेक करते हैं। तो अगर कोई एम्प्लॉय अच्छा काम कर रहा है तो हम क्या करते हैं, उसके कंट्रीब्यूशन के लिए उसको क्या दे देते हैं? रिवॉर्ड। देखो रिवॉर्ड ये नहीं है, रिवॉर्ड का मतलब हमेशा ये नहीं होता कि आप उसे पैसा दे रहे हो। अगर आप अपने एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को अप्रिशिएट भी कर देते हो, जैसे कि कभी अगर हमारी शिवांगी जी 10 में से 5 नंबर भी ले आती हैं, तो हमें उसके लिए तालियां बजानी पड़ती है। क्यों? हमें उसको अप्रिशिएट करना पड़ता है ताकि वो सेटिस्फाइड फील करे कि यस मैंने कुछ अच्छा किया है, मेरे काम को पहचाना जा रहा है। ठीक है, तो कंट्रीब्यूशन के लिए रिवॉर्ड देना, रिकॉग्निशन देना, ये बहुत जरूरी है। ठीक है, तो जॉब सेटिस्फैक्शन भी हमारा एक इंपॉर्टेंस है। तो कितनी इंपॉर्टेंस है हमारे पास? 5। पहला क्या? सही स्टाफिंग होगी तो हायर परफॉर्मेंस होगी, आपको कंपिटेंट पर्सनल्स मिलेंगे, कंटिन्यूसली सर्वाइवल और ग्रोथ रहेगा, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होगा ह्यूमन रिसोर्सेज का, और आप जॉब से क्या रहेंगे? सेटिस्फाइड, जॉब सेटिस्फैक्शन मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है स्टाफिंग एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। अब देखो मैंने आपसे भी स्टार्टिंग में ही कहा कि स्टाफिंग को सिर्फ हम ये सोचते हैं कि लोगों को अपने यहाँ पर रखना, लेकिन स्टाफिंग अपने आप में ही ना एक बहुत बड़ा फंक्शन है ऑर्गेनाइजेशन में, जिसको आज हम HR के नाम से जानते हैं, ह्यूमन रिसोर्स। आजकल MBA भी हम लोग कहते हैं ना कि MBA करनी है, HR में करनी है, ह्यूमन रिसोर्स में करनी है, जिसमें बहुत स्कोप है। तो ये जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है, ये हमारा ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट है, ये स्टाफिंग से कैसे लिंक्ड करता है, हम उसी के बारे में अब यहाँ पर पढ़ेंगे। देखो स्टाफिंग डील्स विद द ह्यूमन एलिमेंट। जब भी आप स्टाफिंग के बारे में पढ़ते हो तो कहने का मतलब तो यही है कि यहाँ पर हम ह्यूमन रिसोर्सेज के साथ डील करते हैं। हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जो काम करने वाले लोग हैं, हम उनके साथ डील करते हैं अगर हम स्टाफिंग का फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। तो छोटे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर स्टाफिंग तो हर मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यानी कि स्टाफिंग फंक्शन हर कोई परफॉर्म कर रहा है। छोटे ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, काम को ऐसे समय थोड़ा थोड़ा बांट दिया जाता है, सभी लोग थोड़ा थोड़ा इस फंक्शन को परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन का साइज बढ़ता है तो वैसे वैसे एक नीड अराइज होती है कि यार
एक अलग से एक डिपार्टमेंट हो जिसका काम ही हो लोगों को रिक्रूट करना, सिलेक्ट करना, उनको उनकी पे कितनी है ये डिसाइड करना, किसका प्रमोशन करना है, लोगों की परफॉर्मेंस को अप्रेज करना, मतलब परफॉर्मेंस को चेक करना, इसके लिए हम अलग से डिपार्टमेंट ही बना देते हैं। तो यही नीड अराइज हुई जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशंस बढ़ने शुरू हुए, तो एक नीड अराइज हुई कि एक सेपरेट डिपार्टमेंट जिसको एचआरडी का मतलब क्या है, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, वो हमने बनाना शुरू किया। और उसी एचआरडी के अंदर जो वो मैनेजमेंट करते हैं, जिस चीज का वो काम करते हैं, वो क्या है हमारा एचआरएम। सो एचआरएम यानी कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज अ स्पेशलाइज्ड एरिया। स्पेशलाइज्ड एरिया मतलब देखो हमने यहाँ पर भी स्पेशलाइजेशन की बात करी कि एक डिपार्टमेंट बना दो जिसका काम ही यही है, तो उन्हें पता हो जाता है ना फिर कि किस तरीके के एम्प्लॉय हमारे ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए। तो एक स्पेशलाइज्ड एरिया है विच रिक्वायर्स द एक्सपर्टाइज ऑफ मैनी पीपल, जहां पर हम कुछ ऐसे लोगों की टीम बनाएंगे जो एक्सपर्ट होंगे। एक पैनल सा तैयार किया जाएगा जिसका काम ही यही होगा लोगों को अपने यहाँ पर रखना, सिलेक्ट करना, उनका प्रमोट करना, उनकी परफॉर्मेंस को चेक करना। ठीक है, सो एचआरएम इज डिफाइंड एज द आर्ट ऑफ प्रिक्योरिंग मतलब ऑब्टेनिंग लेना, डेवलपिंग and maintaining the competent workforce to achieve the organization goals effectively and efficiently। यानी कि HRM हमारा एक ऐसा फंक्शन है हमारे मैनेजमेंट का, एक ऐसा हमने डिपार्टमेंट बना दिया है जिनका काम क्या है, अपने यहाँ पर लोगों को इनवाइट करना, प्रिक्योर करना, उनको बनाए रखना, टाइम टू टाइम उनका डेवलपमेंट भी करना। देखो हमें अपने यहाँ पे काम करने वाले एम्प्लॉयज के स्किल्स को भी अपग्रेड करना होता है, तो ये काम भी करना है। और हमारे एम्प्लॉयज हमारे पास बने रहें। देखो रोज रोज भी नए लोग नहीं रखे जाते अपने यहाँ पर, जो पुराने लोग होते हैं वो हमारा बेसिक एसेट बन जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट एसेट बन जाते हैं हमारे पुराने लोग, तो उनको बनाए भी रखना। क्यों? क्योंकि हमारे कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स है जो हमें अचीव करने हैं, कैसे, इफेक्टिवली भी और एफिशिएंटली भी। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास कि जो हमारा ये एचआर डिपार्टमेंट है, जो हमारा एक एचआर पर्सनल होता है, जो हमारा एम्प्लॉय होता है एचआर डिपार्टमेंट के अंदर, हमारा जो एचआर पर्सनल होता है वो क्या स्पेशलाइज्ड एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, यानी कि जो एचआर डिपार्टमेंट है वो क्या स्पेशल एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं, वो हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर। तो दीज आर द स्पेशलाइज्ड एक्टिविटीज टू बी परफॉर्म्ड बाय द एचआर पर्सनल। सबसे पहला होता है रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट का मतलब सिर्फ इतना है, अपने यहाँ पर कैंडिडेट को इन्वाइट करना कि हमारे यहाँ पर पोस्ट खाली है, अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, यानी कि जॉब सीकर्स को एक इन्फॉर्मेशन दे देना कि हमारे यहाँ पे जॉब खाली है, एक इन्विटेशन है ये। उसके बाद जॉब्स को एनालाइज करना, इंफॉर्मेशंस कलेक्ट करना जॉब के बारे में, और एक जॉब का डिस्क्रिप्शन बनाना। क्योंकि अगर कभी भी आप जैसे कि ये jobstreet.com, naukri.com, अगर आप इनको कभी ओपन करके देखो किसी जॉब को, तो वहां पे जॉब रोल्स लिखे हुए होते हैं, जॉब इन्फॉर्मेशन लिखी होती है। हालांकि आप लोगों ने कभी खोल के देखा ही नहीं होगा क्योंकि अभी आप लोगों को जरूरत ही नहीं है, बट फिर भी एक रेफरेंस के पर्पज से कभी खोल के देखना, वहां पे पूरा जॉब डिस्क्रिप्शन दे रखा होता है कि हमारी ये जो पोस्ट है इस पे हम ये काम करते हैं, यानी कि अगर आप सिलेक्ट होते हो तो आपको ये काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो पूरा डिस्क्रिप्शन देना। फिर जो भी बेस्ट पर्सन होगा उसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्शन का भी एक अपना लंबा चौड़ा एक प्रॉपर एक प्रोसीजर होता है यहाँ पर, ऐसे नहीं कि हाँ आप आए और आपको सिलेक्ट कर दिया। टेस्ट होते हैं, स्क्रीनिंग्स होती हैं, मेडिकल एग्जामिनेशन भी होता है, रेफरेंस बैकग्राउंड चेक्स भी होते हैं, उसके बाद जाकर किसी को सिलेक्ट किया जाता है, वो भी हमें पढ़ना है यहाँ पर। उसके बाद आपको कितना पैसा दिया जाएगा, कॉम्पेंसेशन लेवल क्या होगा आपको किस तरीके से इंसेंटिव्स दिए जाएंगे, वो भी ये लोग डिसाइड करते हैं। प्लेसमेंट और ओरिएंटेशन होता है। प्लेसमेंट मतलब आप जिस जॉब के लिए सिलेक्ट किए गए हो आपको वो जॉब पोजीशन दे दी जाती है और आपको फेमिलराइज कराया जाता है विद द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, विद योर सुपीरियर, विद योर सबऑर्डिनेट्स एंड विद योर कोलीग्स। जो आपके साथ काम करने वाले लोग हैं उनसे भी, जो आपके अपर लेवल पे हैं वो भी, और लोअर लेवल पे सबके साथ इंट्रोड्यूस कराया जाता है पूरे ऑर्गेनाइजेशन के साथ। ठीक है, फिर आपकी ट्रेनिंग और डेवलपमेंट का भी पूरा ध्यान दिया जाता है। जैसे कि आप आए हो तो कहीं ना कहीं क्या होता है, आपको 1-2 दिन की कई बार ट्रेनिंग भी देनी पड़ती है। 1-2 दिन की भी ट्रेनिंग होती है, कुछ सालों की भी ट्रेनिंग होती है, कुछ महीनों की भी ट्रेनिंग होती है, वो भी हम पढ़ेंगे कि ट्रेनिंग कैसी कैसी होती है। आपके डेवलपमेंट, आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी के डेवलपमेंट पे भी कंपनी ध्यान देती है, तो वो चीजें भी डिजाइन की जाती हैं, सेमिनार्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, वर्कशॉप्स होती हैं यहाँ पर। परफॉर्मेंस अप्रेजल, आपकी परफॉर्मेंस को चेक करना कि आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हो या नहीं, आपको प्रमोशन देना है, ट्रांसफर करना है, डिमोशन कर देना है या निकाल ही देना है, ये भी डिसाइड किया जाता है। मेंटेनिंग द लेबर रिलेशनशिप्स, लेबर्स के साथ रिलेशनशिप मेंटेन करना ये बहुत जरूरी है। उनके ग्रीवेंसेस सुनना, उनके प्रॉब्लम्स को हैंडल करना ये बहुत जरूरी है। उसके अलावा
हमारे एम्प्लॉयज की सोशल सिक्योरिटी के लिए काम करना, उनके वेलफेयर के लिए काम करना, कंपनी को लॉ सूट्स में डिफेंड करना, यानी कि कभी भी कंपनी के ऊपर अगर कोई केस वेस हो गया है तो कंपनी को डिफेंड करते हैं और लीगल कॉम्प्लिकेशन से कंपनी को बचाते हैं। देखो कितना सारा काम है जो एक एचआर के अंदर करना पड़ता है, तो कोई एक पर्सन तो नहीं कर सकता था, इसीलिए हमने पूरा एचआर डिपार्टमेंट बनाया जो ये सारी एक्टिविटीज। एचआरएम का इवोल्यूशन कैसे हुआ, कहां से निकल कर आया, ये पहले क्या था और आज कहां तक पहुंच चुका है। तो सबसे पहले तो क्या था, हमारे कंट्री के अंदर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था, यानी कि बहुत सारी इंडस्ट्री सेटअप होनी शुरू हुई। जब बहुत सारी इंडस्ट्री सेटअप होनी शुरू हुई तो लोग आने शुरू हुए काम करने के लिए। बहुत सारे लोग जब एक साथ काम करने लगे तो हमें लोगों को सिलेक्शन करना था, लोगों को अपने आप इन्वाइट करना था। तो हमें एक ये हुआ कि यार ट्रेड यूनियंस बनेंगी, ट्रेड यूनियंस बननी चाहिए। ट्रेड यूनियंस क्या होती है समझते हो ना आप, एक हेड होता है उनका और उनके अंदर बहुत सारी लेबर काम करती है। तो ट्रेड यूनियंस बननी शुरू हुई जिसने एक मीडिएटर की तरह काम किया ऑनर और वर्कर के बीच में। अरे वो मूवी देखी क्या आप लोगों ने, लाडला मूवी, अनिल कपूर वाली? अनिल कपूर और श्रीदेवी की मूवी नहीं देखी आपने, लाडला? यार देखो कुछ अच्छी अच्छी पुरानी मूवीज देखो, उसके फिर एग्जांपल मैं कैसे दूंगी, नहीं तो, क्योंकि आजकल के जमाने की मूवीज तो मैंने देखी नहीं है। अब उसमें क्या होता है कि अनिल कपूर एक फैक्ट्री में काम करता है, ठीक है, उस फैक्ट्री में बहुत सारे वर्कर्स काम करते हैं, श्रीदेवी उस फैक्ट्री की मालकिन होती है। तो क्या होता है, अनिल कपूर ट्रेड यूनियन बनाता है जिसका लीडर बनता है वो। तो वर्कर की जो भी प्रॉब्लम होती है वो उस प्रॉब्लम को ऑनर तक पहुंचाता है। अब वो ये देखो वो स्ट्राइक्स करते हैं, धरने पे बैठते हैं ताकि जो कंपनी है वो उनकी बात को मान जाए। तो पूरी जो वर्कर्स होते हैं वो सब नहीं जाते बात करने के लिए, वो एक लीडर जाता है सिर्फ बात करने के लिए। तो जो ट्रेड यूनियंस होती हैं वो उसमें जो एक लीडर होता है वो एक मीडिएटर की तरह काम करता है ऑनर और वर्कर्स के बीच में, ठीक है। तो वो स्टार्ट हुआ जिसको हमने कहा कि आप कौन हो, हमारे लेबर वेलफेयर ऑफिसर हो। तो सबसे पहले इसको बोला जाता था लेबर रिलेशन ऑफिसर, ठीक है। फिर चेंज हुआ थोड़ा सा, फैक्ट्री सिस्टम जब शुरू हुआ तो हमें लगा कि यार एक ऐसा पर्सन होना चाहिए जो रिक्रूटमेंट करे, सिलेक्शन करे, कंपेंसेशन डिजाइन करे, इस तरीके का काम हमें काम करवाना है। तो उसके लिए हमने अपॉइंट किया पर्सनल ऑफिसर। पर्सनल ऑफिसर किसको अपॉइंट किया, पर्सनल ऑफिसर। पहले उसको पर्सनल ऑफिसर कहा जाता था, बाद में उसको पर्सनल मैनेजर कहा गया। काम वही था, लेकिन जिसको पहले हम लेबर रिलेशन ऑफिसर कह रहे थे उसको बाद में हमने क्या कहा, पर्सनल मैनेजर। पर काम सिर्फ यहीं तक रिस्ट्रिक्टेड नहीं रहा, अब टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुआ, स्किल्स अपग्रेड हुए, अपडेट हुए, तो हमने सोचा कि यार अब हमें तो स्पेशलाइजेशन चाहिए। अब स्पेशलाइजेशन के लिए तो क्या होता है भाई, आपको सेपरेट करना पड़ता है फिर हर चीज को। तो हमने सेपरेशन किया, हमने कहा एक अलग से फंक्शन ही बना दो इसे। तो एचआर फंक्शन का डेवलपमेंट हुआ, जिसकी वजह से हमें फिर कौन रखने पड़े अपने यहाँ पर, एचआर मैनेजर्स रखने पड़े। तो यहां पर एचआर मैनेजर ने रिप्लेस कर दिया था किसको, पर्सनल मैनेजर को रिप्लेस कर दिया। क्यों, क्योंकि अब हमें जरूरत थी स्किल डेवलपमेंट की। अब हम अपॉइंट ही ऐसे बंदे को करते हैं जिसकी एक्सपर्टाइज ही एचआर में हो, जो एचआर की पढ़ाई करके आया होगा उसे ही एचआर मैनेजर बनाएंगे हम, ठीक है। तो तीन तरीके से, तीन स्टेजेस से होकर गुजरा ये। पहले लेबर रिलेशन ऑफिसर आए, फिर पर्सनल मैनेजर और उसके बाद एचआर मैनेजर हमारा। तो इससे ये कंक्लूजन निकला कि ये सभी स्टाफिंग का फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। तो स्टाफिंग इज द इनहेरेंट पार्ट ऑफ एचआरएम, यानी कि एचआरएम के अंदर हम स्टाफिंग को परफॉर्म करते हैं और स्टाफिंग के अंदर ही बहुत सारी एक्टिविटीज आती हैं। स्टाफिंग का मतलब सिर्फ यही नहीं है लोगों को अपने यहाँ पे रखना, स्टाफिंग एक बहुत बड़ी एक्टिविटी है जिसके बारे में भी पूरी प्रोसेस हमने यहाँ पर पढ़नी है, ठीक है। क्लियर हो गया कैसे इवोल्यूशन हुआ एचआरएम का। स्टाफिंग है, जैसे मैं आपको बता रही थी मीनिंग के अंदर, कि स्टाफिंग का मतलब सिर्फ यही नहीं होता कि अपने यहाँ पर लोगों को रखना। स्टाफिंग एक बहुत बड़ी एक्टिविटी मानी जाती है। स्टाफिंग एक छोटी मोटी कोई प्रोसेस नहीं है, स्टाफिंग के अंदर बहुत सारी नंबर ऑफ एक्टिविटीज़ हम परफॉर्म करते हैं। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं उसी स्टाफिंग का प्रोसेस। और जैसे कि मैंने आपको हमेशा बताया है कि कभी भी आप कोई भी प्रोसेस अगर लिखते हो तो वो लाइन वाइज ही लिखती है आपको। एक बार कोई इंपॉर्टेंस होती है, मैरिट्स डिमेरिट्स जो भी आप लोग लिखते हो वो ऊपर नीचे आप कर सकते हो, कोई सा भी पहले कोई सा भी बाद में लिख सकते हो, लेकिन प्रोसेस कभी भी आप ऊपर नीचे नहीं करेंगे, उसे आप लाइन वाइज ही लिखेंगे, ठीक है। आज फिर मेरा गला बैठ गया है, हाँ बस मेरे को किसी ने कहा है कि अपना इलाज करा लो, नहीं तो ये ऐसा ही हो जाएगा। हाँ कराऊंगी। देखो तो फर्स्ट स्टेप है हमारा एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट, यानी कि पहले तो हमें यही पता होना चाहिए कि हमें कितने लोगों की ज़रूरत है, ठीक है। दूसरा है फिर उसके बाद जब हमें ये पता चल जाए कि हमें कितने लोगों की ज़रूरत है तो उसी के हिसाब से फिर हम लोगों को बुलाना शुरू करेंगे। जब हमें पता होगा कि हमें कितने लोगों की ज़रूरत है तभी तो हम आगे बोल सकेंगे ना कि हमें 4 लोग चाहिए, 5 लोग चाहिए, अभी तो इनविटेशन जा पाएगा।
तो पहले तो ये पता लगाना कि हमें कितने लोगों की ज़रूरत है, फिर उनका रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट मतलब होता है सिर्फ इनवाइट करना, लोगों को बताना कि हमारे यहाँ पर जॉब्स वैकेंट हैं। उसके बाद सिलेक्शन, हम जो भी बेस्ट होगा उसको सिलेक्ट करेंगे। प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन, प्लेसमेंट और ओरिएंटेशन मतलब जिसको हमने जिस जॉब के लिए सिलेक्ट किया था उसको वो जॉब दे देना और उसको फैमिलराइज कराना, किससे, ऑर्गेनाइजेशन से। फिर उनकी टाइम टू टाइम ट्रेनिंग और डेवलपमेंट करते रहना। ट्रेनिंग मतलब उनके स्किल्स को अपग्रेड करना रिलेटेड टू देयर जॉब्स, और डेवलपमेंट होता है ओवरऑल पर्सनालिटी ग्रोथ। उसके बाद आता है परफॉर्मेंस अप्रेजल, यानी कि उनकी परफॉर्मेंस का इवैल्यूएशन, जिसमें कि उनको हमें प्रमोट करना है, डिमोशन करना है, ट्रांसफ़र करना है, मतलब क्या करने की ज़रूरत है। तो करियर प्लानिंग जो होती है वो इसी के बेसिस पे होती है। और लास्ट आता है कॉम्पेंसेशन। कॉम्पेंसेशन मतलब हमें कितना पैसा उनको देना है, किसको किस हिसाब से पैसा दिया जाएगा। तो वो सारा हमें डिटेल में भी प्रोसेस पढ़ना है। प्रोसेस के स्टेप्स क्लियर हो गए आप लोग। करते हैं इसका पहला पॉइंट। अच्छा, जो पहला पॉइंट है वो आपका अलग से भी आ सकता है। इसके जो दो एनालिसिस हैं ये अलग से भी क्वेश्चन बन के 1 मार्क में भी आ जाती हैं, और कहने को आप 3 नंबर में भी उसको एक्सप्लेन कर सकते हो। तो भी होती क्या है, सो एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट का मतलब क्या है, इट डिटरमाइंस द फ्यूचर मैन पावर नीड्स, कि हमें फ्यूचर में कितने लोगों की जरूरत पड़ेगी, ये बताता है हमारा एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट, जिसके लिए हम 2 एनालिसिस करते हैं। एक है हमारा वर्कलोड एनालिसिस और दूसरा है वर्कफोर्स एनालिसिस। अब वर्कलोड, देखो लोड का मतलब क्या है, कितने लोग चाहिए हमें, मतलब कितने लोगों की हमें जरूरत है। द नंबर एंड टाइप ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज रिक्वायर्ड, यानी कि कितना लोड रखेंगे हम, कितने लोगों की हमें जरूरत है। एक तो नंबर मतलब अमाउंट, कि 2 चाहिए, 3 चाहिए, 4 चाहिए, 5 चाहिए। एंड टाइप का मतलब कौन सी पोजीशन के लिए चाहिए। सपोज करो मैं ये कहूँ कि मुझे 3 मैनेजर चाहिए और 4 मुझे सेल्स स्टाफ चाहिए, तो मैनेजर एक अलग होता है भाई, लोअर लेवल के लोग अलग होते हैं। अब जैसे कि आपने एडवर्टाइजमेंट देखी हो कभी न्यूज़पेपर में, तो ऐसा लिखा होता है कि एक हमें सेल्स एग्जीक्यूटिव चाहिए, एक हमें सेल्स मैनेजर चाहिए, एक हमें फाइनेंस मैनेजर चाहिए। तो इस तरीके से पोजीशन भी लिखी होती है। तो पोजीशन लिखना इज टाइप, और उसके आगे जो 1 2 3 नंबर्स लिखे होते हैं वो गए कि इन क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स हमें रिक्वायर्ड है। तो वो जब हम एनालिसिस कर रहे होते हैं तो वो होती है हमारी वर्कलोड। वर्कफोर्स मतलब ऑलरेडी कितने लोग हैं हमारे पास, फोर्स यानी कि कितनी फोर्स हमारी रेडी है जो ऑलरेडी काम कर रही है। तो वर्कफोर्स एनालिसिस बताता है द नंबर एंड टाइप अवेलेबल। देखो दोनों में एक ही डिफरेंस है, ये बताता है रिक्वायरमेंट और ये बताता है अवेलेबिलिटी, कि कितने लोग हैं, जिससे हमें ये पता चलता है कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन अंडरस्टाफ्ड है, यानी कि जितने लोग हमें चाहिए उससे कम लोग हमारे यहाँ पर काम कर रहे हैं। हमारा ऑर्गेनाइजेशन ओवरस्टाफ्ड है, जितने हमें चाहिए हो सकता है उससे ज्यादा काम कर रहे हो, या फिर ऑप्टिमली स्टाफ्ड हो सकता है, यानी कि जितने की हमें जरूरत थी उतने ही लोग हमारे पास हैं। तो भी कैसे पता चलता है, अगर आपका वर्कलोड एनालिसिस वर्कफोर्स एनालिसिस से ज्यादा है, वर्कलोड एनालिसिस यानी कि रिक्वायरमेंट ज्यादा है, लोग कम है, इसका मतलब क्या है, वो सिचुएशन अंडरस्टाफ्ड है। भाई रिक्वायरमेंट ज्यादा है, लोग हैं कम आपके पास, तो इसका मतलब क्या, अंडर स्टाफिंग चल रही है। लेकिन अगर आपकी वर्कलोड एनालिसिस वर्कफोर्स से ज्यादा है, यानी कि कम है, यानी कि रिक्वायरमेंट कम है, लोग आपके यहाँ पे ज्यादा काम कर रहे हैं। अगर आपका वर्कलोड एनालिसिस वर्कफोर्स से कम है, आपकी रिक्वायरमेंट तो कम है लेकिन आप लोगों ने अपने यहाँ पर स्टाफ ज्यादा रख रखा है, तो इसका मतलब आप कौन सी सिचुएशन में हो, ओवर स्टाफिंग में हो। लेकिन अगर हमने देखा कि वर्कलोड जितना है उतना ही वर्कफोर्स है, जितनी रिक्वायरमेंट है उतने लोग अवेलेबल है, दैट मीन्स आगे कुछ करने की जरूरत नहीं है, हम ऑप्टिमली स्टाफ्ड है, सही है हमारे यहाँ पर जो हमारी कैलकुलेशन है बिल्कुल सही चल रही है। तो पहला पॉइंट ही हमारा यही होता है कि पहले तो यही एस्टिमेट करो कि आपकी फ्यूचर मैन पावर नीड्स कितनी है, जिसके लिए आप इन 2 एनालिसिस को करोगे। ठीक है, क्लियर हो गया ये फर्स्ट पॉइंट था हमारा एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट। अब नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं। हमने ये देख लिया कि हमें कितने लोगों की जरूरत है, हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अंडर स्टाफिंग पे है, ओवर स्टाफिंग पे या ऑप्टिमली स्टाफिंग पे है। तो नेक्स्ट स्टेप पे अब हम आते हैं विच इज रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट का मतलब क्या है, इट इज अ पॉजिटिव प्रोसेस। हमने इसको बहुत पॉजिटिव साइड से देखते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पर ना हम इनवाइट कर रहे होते हैं प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स को। प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स का मतलब क्या है, जो लोग हमारे यहाँ पर एम्प्लॉय बनने के इच्छुक हैं, जो लोग हमारे यहाँ पर एम्प्लॉय बनना चाहते हैं। प्रोस्पेक्टिव मतलब जो हमारे यहाँ एम्प्लॉय बन सकते हैं, तो हम लोग उनको इन्वाइट कर रहे हैं, एक इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि हमारे यहाँ पर एक जॉब पोजीशन खाली है, मतलब ये पोजीशंस हैं जो हमारे पास वेकेंट है, अगर आप इंटरेस्टेड हो या अगर आप सुटेबल हो उस जॉब के लिए तो आकर आप अप्लाई कर सकते हो। अब ये इन्विटेशन देने के हमारे पास 2 तरीके हैं।
देखो एक तरीका तो ये है कि एक्सटर्नल सोर्स होता है। एक्सटर्नल सोर्स का मतलब क्या है, बाहर वालों को इन्वाइट करना। अब कैसे इन्वाइट कर सकते हैं, एडवर्टाइजमेंट के थ्रू कर सकते हैं, आजकल इंटरनेट पे वेबसाइट्स बनी हुई है बहुत सारी, उसके थ्रू कर सकते हैं। आपने कई बार देखा होगा ना कि जब आप शॉप्स पे निकलते हो तो लिखा होता है आवश्यकता है सेल्समैनों की, लिखा होता है ना, आवश्यकता है हेल्परों की। तो ये भी तो एक तरीका है लोगों को बताने का कि हमारे यहाँ पे एक पोजीशन खाली है, न्यूज़पेपर में आपने एडवर्टाइजमेंट देखी होगी। तो इस तरीके से एक तो ये हो गया एक्सटर्नल सोर्स, जहां पर हम बाहर वालों को इन्वाइट कर रहे हैं। एक तरीका ये भी तो होता है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही कुछ लोग होते हैं जिनको हम प्रमोट कर देते हैं। अब मैं एक स्कूल में अगर टीचर हूं, ठीक है, अब कल को वहां पर अगर प्रिंसिपल या वाइस प्रिंसिपल की पोस्ट खाली होती है, मैंने कहा यस आई एम रेडी, मेरी पोजीशन पे कोई और आ जाएगा और मैं उस पोजीशन पे चले जाऊंगी। यहाँ पर हम उन्होंने बाहर वालों को इन्वाइट नहीं किया, इन्वाइट करके तो देखा जरा बाहर वालों को, यहाँ पर उन्होंने बाहर वालों को इन्वाइट नहीं किया, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही कुछ लोग थे जिनको उन्होंने हायर पोजीशन पे शिफ्ट कर दिया। या ऐसा भी होता है कि कई बार दो ब्रांचेस है सपोज स्कूल की, एक स्कूल में ज्यादा टीचर है, एक में कम ही पढ़ रही थी, तो वो क्या कर देते हैं, ट्रांसफर भी कर देते हैं। तो ये भी एक तरीका है रिक्रूटमेंट का, ठीक है। तो बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल सोर्सेज कैन बी यूज्ड, ठीक है। तो क्या होता है रिक्रूटमेंट, इट इज द सर्चिंग फॉर द प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज एंड स्टिमुलेटिंग देम टू अप्लाई फॉर जॉब। यानी कि हम सर्च कर रहे हैं अपने लिए, कैंडिडेट्स के लिए सर्च कर रहे हैं और उनको स्टिमुलेट यानी कि बता रहे हैं, इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि आप हमारे यहाँ पर आकर जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दो सोर्सेज है हमारे पास, एक्सटर्नल और इंटरनल, जो हमें डिटेल में भी आगे पढ़ने हैं। इंटरनल सोर्सेज जनरली हम तब यूज करते हैं जब लिमिटेड एक्सटेंट तक, यानी कि कुछ हद तक ही सिर्फ आप इंटरनल यूज कर सकते हो। अगर कोई नया ही ऑर्गेनाइजेशन है, अभी अभी खुला है, तो क्या वहाँ इंटरनल होगा, वहाँ इंटरनल हो ही नहीं सकता, तो लिमिटेड है इसकी रीच। लेकिन जो एक्सटर्नल सोर्सेज है वो हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हमें वाइडर चॉइसेस चाहिए होते हैं, ठीक है। क्लियर रिक्रूटमेंट। नेक्स्ट अब आता है सिलेक्शन। जब आपने इन्वाइट कर लिया, अब सबको तो रखोगे नहीं, एक ही पोस्ट के लिए कई बार 50, 100, 200 पता नहीं कितनी एप्लीकेशंस आ जाती हैं, सबको तो नहीं रख सकते ना। तो सिलेक्शन प्रोसेस होता है एक नेगेटिव पॉइंट, एक नेगेटिव प्रोसेस, जहां पर हम एलिमिनेट कर रहे हैं वो अनफिट जॉब सीकर्स, अनक्वालिफाइड जॉब सीकर जिनकी हमें जरूरत नहीं है। देखो मैंने रिक्वायरमेंट रखी कि एक सेल्स मैनेजर के लिए वही बंदा अप्लाई करे जिसने एमबीए कर रखा हो इन सेल्स, या मार्केटिंग मैनेजर के लिए वही अप्लाई करे जिसने एमबीए कर रखा हो इन मार्केटिंग, कंप्लीट कर रखा हो और 2 साल का एक्सपीरियंस हो। लेकिन कुछ फ्रेशर्स भी अप्लाई करेंगे, कुछ ऐसे लोग भी अप्लाई करेंगे जिन्होंने किसी और फील्ड में एमबीए कर रखा होगा, तो मुझे छांटना पड़ेगा ना उसमें से। और चलो अगर सही वाले भी मिल गए तो उसमें से भी बेस्ट का सिलेक्शन करना होगा। तो सिलेक्शन प्रोसेस क्या कहता है, इट इज द प्रोसेस ऑफ चूजिंग फ्रॉम द अमंग द पूल ऑफ द प्रोस्पेक्टिव जॉब कैंडिडेट्स। कि हमारे पास जितना भी पूल इकट्ठा हुआ ना, जितने भी लोगों की एप्लीकेशंस आई, जितने भी लोग हमारे पास आए, उसमें से हमने अपने बेस्ट को चूज करना है जो हमारे रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता हो। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या रहता है सिलेक्शन के टाइम पे, कि हमें बेस्ट चूज करना है आउट ऑफ अवेलेबल। हर कोई चाहता है ना हमें सबसे बेहतर मिले, भैया सभी अपने आप में बेहतर होंगे, लेकिन हमारे लिए बेस्ट कौन सा है अवेलेबल में से, हमें उसका सिलेक्शन करना है। इट एनहांसेस द सेल्फ एस्टीम एंड प्रेस्टीज ऑफ द कैंडिडेट सिलेक्टेड। देखो आप सिर्फ अपने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में नहीं सोचोगे सिलेक्शन करते टाइम, जिस पर्सन को आपने सिलेक्ट किया है वो उसकी भी सेल्फ एस्टीम को, उसकी भी इज्जत को रखता हो, उसकी भी प्रेस्टीज को मेंटेन करता हो। ये हमारा सिलेक्शन का प्रोसीजर होता है, यानी कि किसी के प्रेस्टीज के ऊपर बात ना है, किसी के सेल्फ एस्टीम के ऊपर बात ना है, हमें इस बात का भी ध्यान रखना है। और देखो जो बंदा सिलेक्ट होगा, अगर 50 में से एक बंदा सिलेक्ट हो रहा है तो अपने आप उसकी सेल्फ एस्टीम बढ़ जाएगी ना, उसका प्रेस्टीज उसकी बढ़ जाएगी, कि उसमें कुछ तो बात होगी जो 50 में से सिर्फ वही अकेला सिलेक्ट हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट, अब आपने सिलेक्शन कर लिया, अब आपको उस पर्सन को वो जॉब पोजीशन दे देनी होती है जिसके लिए आपने उसको सिलेक्ट किया है, जिसे बोलते हैं प्लेसमेंट। तो प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, इट रेफर्स टू एम्प्लॉयज ऑक्यूपाइंग द पोजीशन और पोस्ट फॉर विच द पर्सन हैज बीन सिलेक्टेड। कि भाई हम उसको कह रहे हैं कि आपको हमने जिस पोस्ट के लिए सिलेक्ट किया है, अब आप अपनी पोजीशन वहां पर आकर ले सकते हैं, आप ऑक्यूपाई कर सकते हैं, आप फिल कर सकते हैं अपने जॉब पोजीशन को जिसके लिए हमने आपको सिलेक्ट कर लिया है, हम उसको प्लेसमेंट दे देते हैं। ओरिएंटेशन का मतलब क्या होता है, इंट्रोड्यूसिंग द सिलेक्टेड एम्प्लॉय टू अदर एम्प्लॉय। ओरिएंटेशन का मतलब क्या, सीधे फैमिलराइज कराना, इंट्रोडक्शन देना, किसका, सिलेक्टेड एम्प्लॉय का अदर एम्प्लॉयज के साथ, और familiarizing him with the rules and policies of the organization, and at the same time हम उसे ये भी बता रहे हैं कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन के क्या रूल्स हैं, क्या रेगुलेशंस हैं, क्या पॉलिसीज हम लोग फॉलो करते हैं। बेसिकली पूरे ऑर्गेनाइजेशन का एक चक्कर कटवा देना उसे, और हर चीज डिटेल में बता देना, उसे बोलते हैं ओरिएंटेशन। क्योंकि देखो घर में जब एक नया नया बंदा भी आता है कोई,
तो उसको भी सबसे पूरे परिवार से मिलवाया जाता है ना, सबके बारे में बताया जाता है। लाइकवाइज जब कोई नया कैंडिडेट सिलेक्ट होता है तो उसको भी हर किसी से मिलवाना पड़ता है कि ये आपके सुपीरियर्स हैं, ये आपके सबॉर्डिनेट्स हैं, ये आपके साथ काम करने वाले लोग हैं, आपको अगर कभी कोई प्रॉब्लम हो तो आप इनसे जाके बोल सकते हो। तो ये सभी चीजें बतानी पड़ती हैं, ठीक है। तो उसे हम क्या बोलते हैं, ओरिएंटेशन। नेक्स्ट इज योर ट्रेनिंग। अब ट्रेनिंग क्या होती है, ट्रेनिंग के अंदर हम किसी एम्प्लॉय के लर्निंग स्किल्स को इंक्रीज कर रहे होते हैं। ट्रेनिंग के अंदर, ट्रेनिंग क्या है, एक लर्निंग है, किस चीज की लर्निंग है, लेकिन एक स्पेसिफाइड स्किल की। अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सेल्स मैनेजर के लिए सिलेक्ट हुए हो तो हमने आपको सेल्स मैनेजर से रिलेटेड अगर थोड़ी सी ट्रेनिंग दे दी, भाई आप नए नए आए हो, आपको काम सिखाना था, हमने आपको 2 दिन की ट्रेनिंग दी, तो ट्रेनिंग होती है स्पेसिफिक स्किल से रिलेटेड, आपके सिर्फ जॉब से रिलेटेड। लेकिन जब मैं डेवलपमेंट की बात करूंगी तो डेवलपमेंट होता है ओवरऑल पर्सनालिटी ग्रोथ। अब कोई एम्प्लॉय आया हमारे यहाँ पर, वो जिस जॉब के लिए आया है, हम उस जॉब के लिए जब उसको ट्रेनिंग दी, हमने कोई एक एम्प्लॉय हमारे ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करता है, हमने उसको 1-2 दिन की लर्निंग दी, उसको हमने सिखाया, तो वो तो है ट्रेनिंग। लेकिन हमने साथ साथ क्या किया, हमने उसको कंप्यूटर चलाना भी सिखा दिया, हमने उसको एक पर्टिकुलर मशीन ऑपरेट करना भी सिखा दिया। तो इससे क्या हुआ, उसके करियर का डेवलपमेंट होगा। हम लोग सेमिनार्स करते हैं, वर्कशॉप्स करते हैं, तो इससे क्या होता है, उनके स्किल्स इंप्रूव होते हैं जो उनको आगे उनके करियर में उनकी हेल्प कर सकते हैं। तो डेवलपमेंट का मतलब होता है ओवरऑल पर्सनालिटी का डेवलपमेंट करना। तो मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे सेमिनार्स, वर्कशॉप्स, क्लासरूम लेक्चर्स वगैरह, ऑडियो विजुअल चला के वो सब सिखाते रहते हैं, बताते रहते हैं। किस लिए बताते हैं, ताकि डेवलपमेंट हो उनके यहाँ काम करने वाले एम्प्लॉयज का। आजकल ऑनलाइन कोर्सेज भी चलते हैं, तो बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस ये भी कहते हैं अपने एम्प्लॉयज को कि आप ये वाला कोर्स करिए ऑनलाइन, ताकि उनके स्किल्स में एडिशन होता रहे, उनका डेवलपमेंट होता रहे, क्योंकि इससे कंपनीज का भी फायदा होता है, ठीक है। तो दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है कि जो ट्रेनिंग है, इट इज अ प्रोसेस बाय विच द एटीट्यूड, स्किल्स एंड द एबिलिटीज ऑफ द एम्प्लॉयज टू परफॉर्म द स्पेसिफिक जॉब्स आर इंक्रीज्ड। उस पर्टिकुलर जॉब के लिए जब हम आपको लर्निंग दे रहे हैं तो वो हमारी ट्रेनिंग है, लेकिन इट रेफर्स टू द लर्निंग अपॉर्चुनिटीज डिजाइन टू हेल्प द एम्प्लॉय टू ग्रो। लेकिन जब हम आपको ऐसी लर्निंग दे रहे हैं, ऐसी अपॉर्चुनिटीज दे रहे हैं जो आपको आगे बढ़ने में हेल्प कर रही है, तो उसे हम बोलते हैं डेवलपमेंट। आप कह सकते हो कि ये जो ट्रेनिंग है ये जॉब ओरिएंटेड होती है, लेकिन जो डेवलपमेंट है वो करियर ओरिएंटेड होती है। ट्रेनिंग लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए होती है, कुछ टाइम के बाद ट्रेनिंग खत्म हो जाती है, लेकिन डेवलपमेंट नेवर एंडिंग प्रोसेस है, कभी खत्म नहीं होता। अच्छा, ब्रॉडर कंसेप्ट कौन सा होगा दोनों में से? डेवलपमेंट ये एक नैरो कंसेप्ट है क्योंकि लिमिटेड है, लेकिन ये एक वाइडर कंसेप्ट है जो कभी खत्म नहीं होता, ठीक है। क्लियर हो गया आपको? 5 पॉइंट पढ़ चुके। परफॉर्मेंस अप्रेजल। अप्रेजल का मतलब क्या है यहाँ पर? इवैल्यूएशन, मतलब आप चेक कर रहे हो। अप्रेजल क्या का मतलब क्या है? परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन बेसिकली, कि यहाँ पर हम अपने एम्प्लॉयज की परफॉर्मेंस को कंपेयर कर रहे हैं। पास्ट परफॉर्मेंस, करंट परफॉर्मेंस चेक की जा रही है कि हमने ना एक स्टैंडर्ड सेट कर रखा है, उस स्टैंडर्ड के बेसिस पर हम उनकी परफॉर्मेंस को चेक कर रहे हैं। अब जैसे कि आप लोगों के एग्जाम्स होते हैं, ठीक है, मैंने अपने माइंड में एक स्टैंडर्ड सेट कर रखा है कि आप इतने परसेंटेज मार्क्स लाओगे, आप इतने लाओगे, आप इतने लाओगे, आप इतने लेकर आओगे। अब जब आपकी हाफ ईयरली की रिपोर्ट कार्ड मेरे सामने आएगी तो मैं उसको देखूंगी, तो मैं इवैल्यूएट करूंगी कि आपको क्या कहना है। मेरे को आपको अच्छी अच्छी बातें कहनी है, या आपको शाबाशी देनी है, या आपको ट्यूशन निकाला करना है, क्या करना है मुझे? उस रिपोर्ट के बेसिस पे सोचा जाएगा ना वो, कि आपको कितने शुद्ध वर्ड मेरे को आपके साथ इस्तेमाल करने, कितनी प्यारी प्यारी बातें आप लोगों के साथ मुझे करनी है। तो वो कैसे पता चलेगा? उस परफॉर्मेंस के बेसिस पे। ऐसे इंप्लॉइज के साथ होता है, भाई हमने उनको एक स्टैंडर्ड सेट करके दे रखा है कि आपको इतना टारगेट अचीव करना है। अब आपने जो एक्चुअल में टारगेट अचीव किया होगा हम उससे कंपेयर करेंगे, और उसी बेसिस पर हम डिसाइड करेंगे कि अब आपके साथ आगे क्या करना है, ठीक है। अब आपकी करियर प्लानिंग, आपका प्रमोशन होगा, क्या होगा, वो उसके बाद डिसाइड किया जाता है। तो परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या है? इट इज इवैल्यूएटिंग एन एम्प्लॉयज करंट एंड पास्ट परफॉर्मेंस एज अगेंस्ट द सर्टेन प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड, कि जो स्टैंडर्ड्स हमने पहले से ही सेट कर रखे हैं उन स्टैंडर्ड्स के बेसिस पर ही उनका इवैल्यूएशन करना है। अगर कोई स्टैंडर्ड नहीं है तो इवैल्यूएशन भी नहीं होगा। कंपेयर किससे करोगे अगर स्टैंडर्ड ही नहीं है तो, ठीक है। देन इसी के बाद हमारे पास आता है प्रमोशन और करियर प्लानिंग। तो प्रमोशन का मतलब होता है शिफ्टिंग एन एम्प्लॉय फ्रॉम अ लोअर लेवल टू द हायर लेवल। भाई अगर आपकी परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट अच्छी होगी तो हम आपका प्रमोशन कर देंगे, आपको एक हायर लेवल पे लेके जाएंगे। हायर लेवल पे ले जाने का मतलब है हायर पे, गुड स्टेटस, आपका स्टेटस भी इंक्रीज होगा, एट द सेम टाइम अथॉरिटी इंक्रीज होंगी, एंड एट द सेम टाइम रिस्पॉन्सिबिलिटी भी इंक्रीज होंगी, ठीक है। तो ये एक पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट करता है एम्प्लॉयज के ऊपर,
सो प्रमोशन इज द एडवांसमेंट ऑफ एन एम्प्लॉय इन द मैनेजमेंट हायरार्की, मतलब मैनेजमेंट हायरार्की में आपको ऊपर की तरफ हम शिफ्ट करें, दैट इज प्रमोशन। अब कैरियर प्लानिंग में क्या होता है कि भाई आपकी इस परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट के बेसिस पर हमने देखा कि आपका प्रमोशन होना है, या हमें ऐसा लगा कि शायद ना वो एम्प्लॉय एडजस्ट नहीं कर पा रहा है करंट डिपार्टमेंट में, तो हम हो सकता है उसको ट्रांसफर कर दें। कई बार ऐसा होता है कि एज अ पनिशमेंट भी ट्रांसफर कर दिया जाता है, कई बार ऐसा भी होता है कि आप एडजस्ट नहीं कर पा रहे तो आपको एक और चांस देने के लिए भी हम ट्रांसफर कर सकते हैं। लेकिन अगर रेगुलर आपको चांस देने के बाद भी अगर आपके परफॉर्मेंस में कोई इंप्रूवमेंट नहीं आ रहा तो हो सकता है आपका डिमोशन भी कर दिया जाए। तो आपकी इस रिपोर्ट के बेसिस पर ही डिसाइड होता है कि आपके साथ आगे क्या किया जाएगा। ठीक है, अब ये भी हो गया। और हर ऑर्गेनाइजेशन को अपने एम्प्लॉयज को एनकरेज करना चाहिए हमेशा कि भैया ग्रो करो, अपने पोटेंशियल को पहचानो। आप सभी ये काम कर सकते हो, अपने पोटेंशियल को पहचानो और उस काम को करो। तो ये हर ऑर्गेनाइजेशन को करना चाहिए। फिर आते हैं हमारे पास लास्ट में कॉम्पेंसेशन। अब देखो कोई भी एम्प्लॉय फ्री में तो काम कर नहीं रहा, आपने उसको पे देनी है। तो कॉम्पेंसेशन इज एनी अमाउंट विच एन एम्प्लॉय इज गेटिंग इन रिटर्न ऑफ हिज सर्विसेज, कि कोई भी एक एम्प्लॉय अपनी सर्विस के बदले में जो पैसा रिसीव कर रहा है, चाहे वो पैसे की फॉर्म में है डायरेक्ट या इन काइंड है। इन काइंड मतलब आप किसी और तरीके से उसको कॉम्पेंसेट करो तो वो कॉम्पेंसेशन ही कहलाता है। सो कॉम्पेंसेशन रेफर्स टू ऑल फॉर्म्स, देखो यहाँ पे से लिखा भी है क्या, ऑल फॉर्म्स ऑफ पे और द रिवॉर्ड्स गोइंग टू द एम्प्लॉयज, यानी कि जो भी आप अपने एम्प्लॉयज को दे रहे हैं या देने जा रहे हैं। इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ डायरेक्ट फाइनेंशियल इंसेंटिव्स, या आप डायरेक्ट फाइनेंशियल इंसेंटिव की पेमेंट्स में भी दे सकते हो, जैसे कि वेजेस देना, सैलरीज देना, इंसेंटिव्स देना, कमीशन देना, बोनस देना। या इनडायरेक्ट पेमेंट भी हो सकती है, जैसे कि एम्प्लॉयर्स पेड इंश्योरेंस एंड वेकेशंस, यानी कि आपके एम्प्लॉयर ने, कंपनी ने आपका लाइफ इंश्योरेंस करा दिया, आपको छुट्टियों पे भेज दिया, आपके बच्चों को फ्री एजुकेशन सर्विस प्रोवाइड करा दी, आपको रहने के लिए फ्री में घर दे दिया, आपको कन्वेंस फैसिलिटी दे दी, कार प्रोवाइड करा दी आपको। तो इस तरीके से इन काइंड बेनिफिट्स भी मिल सकते हैं। अब ये जो डायरेक्ट फाइनेंशियल पेमेंट, हम इनडायरेक्ट फाइनेंशियल पेमेंट की बात कर रहे हैं, ये टाइम बेसिस भी हो सकती है और प्रोडक्टिविटी बेस्ड भी हो सकती है। ये टाइम बेस्ड भी हो सकता है और प्रोडक्टिविटी बेस्ड भी हो सकता है। टाइम बेस्ड का मतलब है कि आपको मंथली, ईयरली, क्वार्टरली इस तरीके से भी मिल सकता है, डेली। या प्रोडक्टिविटी बेस्ड मतलब पीस बेस्ड, जितना बनाओगे उतना पैसा मिलेगा, जैसे जैसे बनाते जाओगे वैसे वैसे आपको पैसा मिलता चला जाएगा। तो दोनों तरीके से कंपेंसेशन दी जा सकती है। तो ये हमारे टोटल 8 पॉइंट्स थे स्टाफिंग प्रोसेस के अंदर। पहला क्या था, एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन, देन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, फिर उसके बाद परफॉर्मेंस अप्रेजल, प्रमोशन एंड कैरियर प्लानिंग, और लास्ट में हमारा कंपेंसेशन। ठीक है, क्लियर। स्टाफिंग के अंदर कौन कौन से एस्पेक्ट्स है, कौन कौन सी चीजों को हम इन्वॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास 3 तरीके के एस्पेक्ट्स हैं। ठीक है, पहला एस्पेक्ट है हमारे पास रिक्रूटमेंट, दूसरा है सिलेक्शन और तीसरा है ट्रेनिंग। अब जब हम इस पूरे चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे तो यही 3 एस्पेक्ट्स हमें डिटेल में पढ़ने हैं कि जब हम स्टाफिंग फंक्शन को परफॉर्म करते हैं तो कहीं ना कहीं ये तीनों चीजों को हमें करना होता है। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रिक्रूटमेंट से। जब हम स्टाफिंग की प्रोसेस पढ़ रहे थे तब वहां पर हमने रिक्रूटमेंट के बारे में पढ़ा था। आप मुझे बताओगे कि रिक्रूटमेंट क्या होता है? ठीक है, जब हम प्रोसेस पढ़ रहे थे तो वहां पर हमारे पास सेकंड पॉइंट ये आया था रिक्रूटमेंट, जहां पर रिक्रूटमेंट का मतलब होता है इनवाइटिंग द प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स टू अप्लाई फॉर द जॉब, जहां पर हम कैंडिडेट्स को इनवाइट कर रहे हैं कि आप आइए और हमारे यहाँ पर जॉब के लिए अप्लाई आप कर सकते हैं। तो अब वही रिक्रूटमेंट किन किन तरीके से की जा सकती है, कौन कौन से सोर्सेज है हमारे पास उस रिक्रूटमेंट के? तो हमारे पास 2 सोर्सेज है, इंटरनल और एक्सटर्नल। नाम से पता चल रहा है कि इंटरनल सोर्स क्या होता होगा, जहां पर आप वैकेंसीज को इंटरनली फिल करते हो, आपके ऑर्गेनाइजेशन में ही लोग काम करते हैं, आप उन्हीं की हेल्प से अपने यहाँ पर जो वैकेंट पोजीशंस है आप उनको फिल करने की कोशिश करते हैं। और एक्सटर्नल सोर्सेज का मतलब क्या है, जहां पर हम बाहर से लोगों को, बाहर से कैंडिडेट्स को इन्वाइट करते हैं कि आइए और हमारे यहाँ पर जॉब पोजीशंस को फिलअप कर। तो अब इंटरनल सोर्सेज में हमें जो पढ़ना है, हमें 2 तरीके के सोर्सेज पढ़ने हैं इंटरनल सोर्सेज के अंदर। कौन कौन से? पहला है ट्रांसफर और अभी दूसरा हम पढ़ेंगे प्रमोशन। ठीक है, तो ट्रांसफर की अगर हम बात करें तो ट्रांसफर का मतलब होता है शिफ्टिंग। ट्रांसफर का मतलब क्या है? शिफ्टिंग
ऑफ एन एम्प्लॉय फ्रॉम वन जॉब टू अनदर, यानी कि एक जॉब से दूसरे जॉब में जब आप अपने एम्प्लॉयज को शिफ्ट कर रहे हो, या एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में शिफ्ट कर रहे हो, या एक शिफ्ट से दूसरे शिफ्ट में ट्रांसफर हो रहा है आपका एम्प्लॉय, तो वो ट्रांसफर है। यानी कि जब हम ट्रांसफर करते हैं ना, तो चेंज इन रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, कोई चेंज इन स्टेटस नहीं है, हमने सिर्फ आपकी शिफ्टिंग करी है। आप एक जगह पे हो सकता है कंफर्टेबल नहीं थे, तो हमें लगा कि चलो एक काम करते हैं, दूसरे डिपार्टमेंट में शिफ्ट करके देखते हैं। आप एक जगह पे परफॉर्मेंस शो नहीं कर पा रहे, आपको कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो हमने आपको दूसरी जगह पर शिफ्ट करने की कोशिश करी। या हमारा कोई अंडर स्टाफ डिपार्टमेंट था, वहां पर लोगों की जरूरत थी, और एक हमारा ओवर स्टाफ डिपार्टमेंट था, तो हमने ओवर स्टाफ डिपार्टमेंट से अंडर स्टाफ डिपार्टमेंट में शिफ्टिंग कर दी। तो शिफ्टिंग करने की वजह से आपके ना तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी चेंज होती है, ना आपका स्टेटस चेंज होता है। और ये एक बहुत अच्छा सोर्स है वैकेंसीज को फिलअप करने का, कि अगर आप कभी ओवर स्टाफ्ड हो किसी जगह पर, तो अंडर स्टाफिंग वाले डिपार्टमेंट में आप उस एक्स्ट्रा स्टाफ को शिफ्ट कर सकते हो। ये एक हॉरिजॉन्टल मूवमेंट है। देखो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट का मतलब क्या है, ऐसे ये एक डिपार्टमेंट है, एक डिपार्टमेंट ये है, तो इस तरीके से आपने शिफ्टिंग करी, यानी कि सेम लेवल पे शिफ्टिंग करी है। तो जब सेम लेवल पे शिफ्टिंग होगी तो आपका स्टेटस चेंज नहीं हुआ, आपकी पोजीशन चेंज नहीं हुई, आपकी कोई पे चेंज नहीं होगी, आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटीज भी चेंज नहीं होंगी। ठीक है, सपोज करो कि कोई एम्प्लॉय अच्छा काम नहीं कर रहा, सपोज करो कि कोई एम्प्लॉय अच्छा काम नहीं कर रहा, पर हम चाहते हैं कि हम उस एम्प्लॉय को एक चांस दे, तो उसको निकालने से बेटर है हम उसे शिफ्ट कर देते हैं कि ठीक है, अगर आपको लगता है कि यहाँ इस डिपार्टमेंट में आप अपनी परफॉर्मेंस नहीं शो कर पा रहे हो, तो चलो एक और चांस हम आप, तो हमने कहा कि आप एक डिपार्टमेंट में अपनी परफॉर्मेंस शो नहीं कर पा रहे हो, तो हम आपको एक चांस देते हैं, आप दूसरे डिपार्टमेंट में या दूसरी ब्रांच में हम आपको शिफ्ट कर देते हैं, आप वहां पर अपनी परफॉर्मेंस हमें शो करो, सेम लेवल पे शिफ्ट करेंगे। तो इट हेल्प्स इन अवॉइडिंग द टर्मिनेशन। टर्मिनेशन का मतलब प्रमोशन कराऊंगी, तो टर्मिनेशन करने से बेटर है कि आप उनका ट्रांसफर कर दो। फिर उसके बाद इट हेल्प्स इन रिमूविंग द इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स एंड ग्रीवेंसेस। आप शिफ्टिंग की वजह से, ट्रांसफर की वजह से क्या होता है कि हर एक बंदे की जो इंडिविजुअल प्रॉब्लम है हम उसे भी सॉर्ट कर सकते हैं। ठीक है, यूज फॉर ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉयज एंड डिफरेंट जॉब्स। आप ट्रांसफर का इस्तेमाल इसलिए भी कर सकते हो कि सपोज करो कि आपको अपने एम्प्लॉय को ट्रेनिंग देनी है, जो ट्रांसफर है वो टूल ऑफ ट्रेनिंग भी है। कैसे, अगर मुझे किसी को अपना एक सीनियर मैनेजर बनाना है, तो मैं चाहती हूँ कि उसको ना सभी डिपार्टमेंट्स के बारे में या सभी फंक्शंस के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, तो हम उसे क्या करेंगे, डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट उसकी शिफ्टिंग करेंगे ताकि वो सारे काम सीख जाए। जब भी हमें किसी को हायर अथॉरिटी पे लेकर जाना होता है ना, तो हम उसे पहले ट्रेनिंग देते हैं। कैसे ट्रेनिंग देते हैं, हर काम को सौंप कर। तो धीरे धीरे करके हमने उसको हर जगह पर शिफ्ट किया, देखा कि क्या सीख गया है वो, अब वो रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालने लायक है, तो फिर उसको प्रमोट कर दिया जाता है। तो एक बहुत अच्छा टूल ऑफ ट्रेनिंग होता है ट्रांसफर, अगर आपको डिफरेंट जॉब्स उसे सिखानी है तो। ठीक है, तो ट्रेनिंग क्लियर हो गया। ट्रेनिंग के अंदर सिर्फ क्या है, ये एक हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर है। पहली चीज, हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर होने की वजह से रिस्पॉन्सिबिलिटी में चेंजेस नहीं है, स्टेटस में चेंजेस नहीं है। एक टूल ऑफ ट्रेनिंग भी होता है ये, इसकी वजह से आप ग्रीवेंसेस को हैंडल कर सकते हो और एम्प्लॉयज को टर्मिनेट करने की भी हमें जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, तो सेकंड हमारे पास इंटरनल सोर्स का टाइप है प्रमोशन। प्रमोशन का मतलब क्या है कि जब हम एक लोअर लेवल के पर्सन को हायर लेवल पे शिफ्ट कर रहे हैं, यानी कि नीचे से ऊपर की तरफ शिफ्टिंग हो रही है। देखो ट्रांसफर भी शिफ्टिंग है, प्रमोशन भी शिफ्टिंग है। दोनों में फर्क क्या है कि जो ट्रांसफर है वो सेम लेवल पर होता है, तभी उसको हॉरिजॉन्टल कहा गया है, लेकिन जो प्रमोशन है वो हायर लेवल पे है, यानी कि नीचे से ऊपर, तो उसे बोलते हैं वर्टिकल शिफ्टिंग। आप बोल सकते हो अपवर्ड शिफ्टिंग भी बोल सकते हो आप इसे, क्योंकि लोअर शिफ्टिंग तो नहीं है, अपवर्ड शिफ्टिंग है। तो प्रमोशन क्या है, प्रमोशन लीड्स टू द शिफ्टिंग ऑफ एन एम्प्लॉय टू द हायर पोजीशन कैरिंग द हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब जब आप हायर लेवल पे जाओगे तो भाई आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ेगी, आपकी अथॉरिटी भी बढ़ेगी, आपका स्टेटस भी चेंज होगा। तो स्टेटस चेंज होगा तो आपकी पे भी चेंज होगी, फैसिलिटीज भी चेंज होंगी, स्टेटस भी चेंज होगा, पे भी चेंज होगी। और अभी अभी जस्ट हमने ये बात पढ़ी कि किस तरीके की शिफ्टिंग है, वर्टिकल शिफ्टिंग। अब जब प्रमोशन होता है ना, तो ये बहुत ही अच्छा ग्रेट साइकोलॉजिकल इंपैक्ट क्रिएट करता है एम्प्लॉयज पे। क्यों? क्योंकि अगर कोई एक लोअर लेवल वाला बंदा हायर लेवल पे शिफ्ट होगा तो उसकी पोजीशन खाली हो गई। आप इंटरनली ही तो शिफ्टिंग कर रहे हो, आपके यहां पर जो लोग थे उन्हीं को ही तो आप प्रमोट कर रहे हो। जैसे कि मैंने कहा कि मैं अभी जस्ट एक पीजीटी हूं अपने स्कूल में,
कल को अगर मुझे वाइस प्रिंसिपल या प्रिंसिपल की पोस्ट पे शिफ्ट करते हैं, प्रमोट करते हैं, तो मेरी वाली पोजीशन खाली। अब मेरे वाली पोजीशन खाली होगी तो वहां पर एक लोगों के माइंड में एक पॉजिटिव इंपैक्ट क्रिएट होगा कि ये पोजीशन खाली हुई, तो जो टीजीटी लेवल पे कोई टीचर होगी जिसकी क्वालिफिकेशन होगी कि भाई वो 11 12 भी पढ़ा सकते हैं, तो उनका प्रमोशन हो जाएगा। तो चेन ऑफ प्रमोशंस भी हो सकते हैं कि एक का प्रमोशन हो, उसकी वजह से दूसरे का, दूसरी वजह से तीसरे का, तो जो लोवेस्ट लेवल वाला रह गया होगा उसको हम चाहे बाहर से सिलेक्ट कर लेंगे। तो इससे क्या होगा कि एक तो लोग ना सेटिस्फाइड होते हैं कि भाई हमें चांस मिल रहा है। आप जब भी किसी हायर लेवल पे शिफ्ट करो, तो अगर आपने बाहर से अगर एम्प्लॉय बुला लिया ना हायर लेवल के लिए, इंटरनल वालों को चांस नहीं दिया, तो कहीं ना कहीं वो डिससेटिस्फाइड हो जाते हैं कि हमें तो चांस मिला नहीं, उन्होंने बाहर वाले को प्रमोट कर दिया, बाहर वाले को हायर पोजीशन पे रख दिया। तो बहुत सारी कंपनीज क्या करती हैं, प्रमोशंस को यूज करती है ताकि इंटरनली उस वैकेंसीज को फिल किया जा सके, ताकि लोअर लेवल्स पे यहां पर एक अच्छा साइकोलॉजिकल इंपैक्ट पड़े और चेन ऑफ प्रमोशन स्टार्ट हो सके। ठीक है, तो ये हमारे दो सोर्स थे, कौन कौन से, ट्रांसफर और प्रमोशन, किस चीज के, इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। ठीक है, लास्ट, तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं उसी इंटरनल सोर्सेस के मेरिट्स की क्या फायदा है जब हम अपने यहां से ही लोगों को रिक्रूट करते हैं। तो ठीक है, तो पहला है इट इंप्रूव्स द परफॉर्मेंस। देखो, जब हमारे एम्प्लॉयज को ये पता होता है कि उनको इंटरनली ही प्रमोट किया जाएगा, अगर हम प्रमोशन की बात करें तो जब एम्प्लॉयज को पता होता है ना कि हमें प्रमोशन मिलेगा, अगर कल को किसी हायर पोजीशन पे प्रमोशन की बात हुई तो हम में से ही किसी एक को चुना जाएगा, तो वो बेटर परफॉर्म करने की कोशिश करते हैं। तो उससे क्या होता है, उनकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है। प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होने का मतलब क्या है, परफॉर्मेंस का बढ़ना। ठीक है, दूसरा, बेनिफिट्स ऑफ शिफ्टिंग द वर्कफोर्स। देखो, रादर देन गो फॉर द एक्सटर्नल सोर्स, कि हम एक्सटर्नल सोर्सेज को इन्वाइट करें, आपके यहाँ पर ऑलरेडी एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिसपे ज्यादा लोग काम करते हैं और एक ऐसा डिपार्टमेंट है जहां पर कम लोग काम कर रहे हैं, तो आप बाहर से लोगों को बुलवाओगे, उन्हें ट्रेनिंग दोगे, टाइम भी जाएगा, पैसा भी जाएगा। तो उससे बेटर क्या है कि जहां पर ओवर स्टाफिंग है वहां से लोगों को ले जाओ अंडर स्टाफ वाले डिपार्टमेंट में। ठीक है, तो बेनिफिट मिल जाता है आपको वर्कफोर्स को शिफ्ट करने का। तीसरा बेनिफिट है आपके पास, इट इज इकोनॉमिकल। भाई आपको अगर अपने यहाँ से ही लोगों को चूज करना है तो आपको कोई एडवर्टीजमेंट देने की जरूरत नहीं है, चाहे वो न्यूज़पेपर में हो, मैगजीन्स में हो, चाहे वो इंटरनेट के थ्रू हो, कोई भी खर्चा आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका टाइम भी सेव होगा क्योंकि नए लोगों को बुलाओगे, पूरा सिलेक्शन प्रोसीजर फॉलो करोगे, उनकी ट्रेनिंग कराओगे, तो इस सब चीजों की जरूरत पड़ेगी ही नहीं यहाँ पर। तो ये बहुत सस्ता पड़ता है आपको। ठीक है, नेक्स्ट, इट सिंप्लीफाइज द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन, क्योंकि आप इन लोगों को पहले से ही जानते हो। जिन लोगों के साथ आप रिक्रूटमेंट कर रहे हो वो इंटरनली जनरेट किए ना आपने, आपके इंटरनल सोर्स से ही आया ना, वो ऑलरेडी आपके यहाँ पे काम करते थे। दैट मीन्स आप उनका बैकग्राउंड वगैरह सब जानते हो, उनके काम करने का तरीका जानते हो, आप उनको पूरी तरीके से जानते हैं। तो आपको कोई उनके टेस्ट वगैरह लेने की भी एज सच कोई जरूरत नहीं पड़ती है। तो इट सिंप्लीफाइज द प्रोसेस या प्रोसीजर सिलेक्शन का, क्योंकि अच्छा खासा प्रोसेस होता है, तो वो प्रोसेस हमें फॉलो करने की जरूरत यहाँ पे नहीं पड़ती, इक्का दुक्का एक चीज करने की जरूरत पड़ती है। ठीक है, और इट इज अ बेटर टूल फॉर ट्रेनिंग। ये मैंने आपको ट्रांसफर के टाइम पे ही बताया था कि अगर हमें किसी को हायर लेवल पे शिफ्ट करना होता है तो पहले हम उसे अलग अलग जॉब्स पे शिफ्ट करके या अलग अलग डिपार्टमेंट में शिफ्ट करके पहले उसको ट्रेन कर देते हैं। जब वो ट्रेंड हो जाता है, उसे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हो जाती है, पूरी उसकी ट्रेनिंग हो जाती है, तब हम उसे शिफ्ट कर देते हैं। तो अगर हमें किसी एम्प्लॉय को ट्रेन करना है तो इंटरनल सोर्स हमारे लिए बहुत बेस्ट है। ठीक है, तो इसके लिए इंटरनल सोर्स वाले कहते हैं आई एम द बेस्ट। ठीक है, आप इसको ऐसे याद कर सकते हो, जहां पर आई से था हमारे पास इंप्रूव परफॉर्मेंस, ये एम और दा तो ऐसे ही है, बी है बेनिफिट ऑफ शिफ्टिंग वर्कफोर्स, ई था इकोनॉमिकल, एस था सिंप्लीफाइज द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन और टी है टूल ऑफ ट्रेनिंग। ठीक है, तो इंटरनल सोर्स वाले कह रहे हैं आई एम दी बेस्ट। नेक्स्ट, द लिमिटेशंस। अब ऐसा तो है नहीं कि कुछ कमी नहीं होगी, कमियां भी आती हैं, तो उसके लिए आप याद कर सकते हो LSRCC, यानी कि लक्ष्य SRCC को पाने का। SRCC जानते हैं ना आप क्या है, दिल्ली यूनिवर्सिटी का हमारा कॉमर्स का वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज, जहाँ पर जो एक ड्रीम कॉलेज होता है हर कॉमर्स स्टूडेंट के लिए, तो हमारा लक्ष्य वहीं पे पाने, उसी को पाने का है। इन लिमिटेशंस को पढ़ते हैं अब क्या है। तो L से है हमारे पास लेथार्जिक एम्प्लॉयज। लेथार्जिक मतलब होता है जहां पर लैक ऑफ स्पिरिट कह सकते हो, द लेजी एम्प्लॉयज। लेथार्जिक मीन्स लेजी, टायर्ड, और जिनके अंदर बिल्कुल भी एंथुजियाज्म नहीं होता। देखो क्या होता है, किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जब एम्प्लॉयज को ये पता होता है कि हम में से ही कोई है जो चुना जाएगा, 10 सपोज करो किसी ऑर्गेनाइजेशन में 25 लोग काम करते हैं,
हायर पोजीशन पे शिफ्टिंग होनी है, उन्हें पता है हम 25 में से तो चुने जाएंगे, और उन्हें पता है कि हम 25 में से लोग कैसे हैं सारे, हम सबको एक दूसरे की परफॉर्मेंस का पता है, तो सब क्या करते हैं, ठीक है आराम से काम करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, हम वो कहते हैं ना अंधों में काना राजा, तो उन्हें पता है कि हम में से ही कोई ना कोई एक राजा बनने वाला है, तो आराम से काम करते रहते हैं। तो वो लेथार्जिक, उनके अंदर ना वो स्पिरिट नहीं रहता, वो बहुत लेजी हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि टाइम बाउंड प्रमोशंस होते हैं। टाइम बाउंड प्रमोशन मतलब एक टाइम के बाद उन्हें पता है कि उनका प्रमोशन हो ही जाएगा, चाहे वो कैसा भी काम कर रहे हो। तो एम्प्लॉयज के अंदर ये चीज अराइज हो जाती है इस तरीके से कि वो काम ढंग से नहीं करते। इट इज नॉट सुटेबल फॉर द न्यू एम्प्लॉयज, ऑब्वियसली इट इज नॉट सुटेबल। भाई नई नई एंटरप्राइज है, उसके यहाँ तो स्टाफ ही नहीं है, तो इंटरनली कैसे आप रिक्रूट करोगे, तो आप यूज ही नहीं कर सकते नई एंटरप्राइज के लिए। इट रिड्यूसेस द प्रोडक्टिविटी, अगर आप बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंट ट्रांसफर करते हो ना, अभी आपने किसी एम्प्लॉय को रखे हुए एक डिपार्टमेंट में 1 महीना ही हुआ था, आपने फिर उसकी शिफ्टिंग कर दी, तो ये बार बार बहुत फ्रीक्वेंटली अगर आप करते हो शिफ्टिंग, तो क्या होता है उसकी प्रोडक्टिविटी पे इफेक्ट पड़ता है। भाई देखो वो एक जगह का काम सीख रहा है, अभी वो वहां पर एडजस्ट होना शुरू ही हुआ था कि आपने उसे दूसरी जगह पे शिफ्ट कर दिया, फिर वो वहां पर एडजस्ट होना शुरू ही हुआ था कि आपने उसको तीसरी जगह पर शिफ्ट कर दिया। तो इस तरीके से बार बार जब शिफ्टिंग होती है ना, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करती है। ठीक है, नेक्स्ट, नो स्पिरिट ऑफ कॉम्पिटिशन। वही वाली बात कि एक क्लास में सपोज करो आपके 30 स्टूडेंट्स हैं, अब आपको पता है कि लगभग जो हाईएस्ट परसेंटेज आती है आपकी क्लास से वो 70% आती है, तो आपको पता है कि ठीक है ना 70% तक ही लेकर आने हैं, वो 90% लाने का जज्बा नहीं रहेगा आपके अंदर, वो कंपटीशन नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि आप लोग एक दूसरे के लेवल को जानते हो। वहीं आपका कंपटीशन जब सीबीएसई बोर्ड में होता है तो पूरे इंडिया के बच्चों के साथ है। अगर आपको टॉपर निकलना है, ऑल इंडिया रैंकर अगर आपको बनना है, तो आपका जो कंपटीशन है वो पूरे इंडिया के बच्चों के साथ है, तो वहां पर एक स्पिरिट आएगा ना कंपटीशन का, क्योंकि परसेंटाइज तो पूरी भी आती है, बच्चा 100 में से 100 भी तो लेकर आता है, पर यहाँ पर हमें पता है कि ये कितना लेकर आएगा, 80 में से इसके तो नंबर 50 ही आते हैं, टॉपर के 50 आते हैं, तो हम ले भी आए 30 तो क्या दिक्कत है। तो कोई स्पिरिट नहीं है कंपटीशन का यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद लिमिटेड चॉइस है। वही एक ऑर्गेनाइजेशन में अगर 50 लोग हैं तो चॉइस भी 50 की है, सिर्फ उन्हीं 50 में से चूज करना है। लेकिन एक्सटर्नल होता, एक पोस्ट के लिए एडवर्टाइजमेंट देती, लेकिन हो सकता है उस एक पोस्ट के लिए मेरे पास 100 एप्लीकेशन आ जाती, तो मेरी चॉइसेस 100 हो गई ना। तो एक्सटर्नल सोर्सेज में चॉइसेस ज्यादा मिल जाती है, लेकिन इंटरनल सोर्सेज में जो चॉइस होती है वो कैसी होती है, कम होती है। क्लियर? बेनिफिट्स। तो अब स्टार्ट करते हैं एक्सटर्नल सोर्सेज, और एक्सटर्नल सोर्सेज के लिए रीकैप एमसीडी लॉ। ठीक है, क्या याद करना है एक्सटर्नल सोर्सेज के लिए? रीकैप एमसीडी लॉ। ये सारे हमारे ना एक्सटर्नल सोर्सेज के नाम है बेसिकली, जहां पर आर है रिकमेंडेशन ऑफ प्रेजेंट एम्प्लॉयज, ई है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, सी है हमारा कैजुअल कॉलर्स, ए है हमारे पास एडवर्टाइजमेंट, पी है हमारे पास प्लेसमेंट एजेंसीज, एम है मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स, अगेन सी है कैंपस रिक्रूटमेंट, डी है हमारा डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, एल है लेबर कॉन्ट्रैक्टर, ए है हमारा एडवर्टीजमेंट ऑन टेलीविजन, और डब्ल्यू है वेब पब्लिशिंग। ठीक है, तो ये हमारे सारे एक्सटर्नल सोर्सेज है, इसको आप इससे याद कर सकते हो। पहला स्टार्ट करते हैं। पहला क्या है हमारे पास? डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। अब डायरेक्ट रिक्रूटमेंट क्या होता है? आपने कभी अगर अपने यहाँ के मार्केट से निकले हो तो आपने देखा होगा कि बहुत बार ना दुकानों के आगे कहीं पर्चा सा लगा होता है और एक बोर्ड सा भी रखा होता है कई बार, जिस पे लिखा होता है आवश्यकता है हेल्परों की, सेल्समैन की आवश्यकता है, 2 फील्ड वर्क वाले लड़के चाहिए। तो ये क्या है? ये है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का मतलब होता है जहां पर हमने ऑफिशियली कहीं पर भी एडवर्टीजमेंट नहीं दी है, हमने ऑफिशियली कहीं पर भी अपनी वैकेंसी को एडवर्टाइज नहीं किया है, पब्लिश नहीं किया है, हमने अपने ऑफिस प्रेमिसेस या अपने बिजनेस प्रेमिसेस के बाहर ही, यानी कि जहां हम काम करते हैं, चाहे वो फैक्ट्री है, चाहे वो ऑफिस है, चाहे वो कोई भी ऐसी जगह है जहां से हम बिजनेस करते हैं, तो उसी के बाहर हमने एक नोटिस लगा दिया या नोटिस बोर्ड पे लिख दिया है जॉब को स्पेसिफाई करते हुए कि हमें किस चीज के लोगों की जरूरत है। ठीक है, अगर मुझे अपने यहाँ पे सीए रखना होगा, क्या मैं उसके लिए ऐसी एडवर्टाइजमेंट दूंगी क्या? नहीं ना। जनरली यानी कि ऐसी एडवर्टाइजमेंट किसके लिए दी जाती होगी? अनस्किल्ड या सेमी स्किल्ड जॉब्स के लिए, है ना। जो एक हाई प्रोफाइल्स वाली जॉब्स है उनकी एडवर्टाइजमेंट ऐसे नहीं होती होगी भाई कि आप बाहर की आवश्यकता है एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की, ऐसा नहीं लिखोगे आप। ठीक है, तो देखिए जरा डायरेक्ट रिक्रूटमेंट क्या होता है। A notice is placed outside the premises। एक आप अपने premises यानी कि जहां पर आप बिजनेस करते हैं उसी जगह के बाहर आप एक नोटिस लगा देंगे जहां पर आप डिटेल्स बता रहे होगे जॉब के बारे में। जनरली ये कैजुअल वैकेंसीज है, टेम्परेरी वैकेंसीज होती हैं जो अनस्किल्ड या सेमी स्किल्ड जॉब्स के लिए हो सकती हैं, जिसे कैजुअल या बदली वर्कर्स कहते हैं, यानी कि ऑन वेजेस भी आपको यहाँ पर हायर किया जा सकता है। बहुत ही इनएक्सपेंसिव है। आपको क्या पैसा खर्च करना पड़ा इसके अंदर रिक्रूटमेंट के लिए? कुछ भी तो नहीं। आपने अपनी प्रेमिसेस के बाहर एक नोटिस लगा दिया है तो उसके लिए आपको कोई खास पैसा खर्च नहीं करना पड़ा।
ये सुटेबल है जब आपके पास काम की बहुत ज्यादा मतलब बहुत रश ऑफ वर्क है, आपके पास रश ऑफ जॉब्स हैं कि बहुत ज्यादा काम है और हो सकता है आपके परमानेंट एम्प्लॉयज कोई छुट्टे पे हो थोड़े दिन के लिए, तो उस टाइम पर आप ऐसे वर्कर्स को अपने यहाँ पर रिक्रूट कर सकते हो। तो यानी कि एक तरीके की टेम्परेरी जॉब है। ठीक, सेकंड पे आते हैं। सेकंड है हमारे कैजुअल कॉलर्स। अब बच्चे ना इन दोनों को मिक्स कर देते हैं क्योंकि यहाँ भी कैजुअल वर्ड आता है और नीचे भी कैजुअल वर्ड आता है, तो ध्यान रखना यहाँ पर सिर्फ कैजुअल वर्कर्स हैं ये, और ये हैं कैजुअल कॉलर्स। कॉलर्स कॉल करके बुलाते हैं इन्हें हम कॉल करके नहीं बुला रहे ना, इन्हें डायरेक्ट बुला रहे हैं, पर्चा देके बुला रहे हैं इन्हें डायरेक्ट, अपने यहाँ पे बाहर पर्चा लगा के। ये पर्चे वाले हैं और ये कौन से वाले हैं? कॉल वाले, इन्हें हम कॉल करके बुलाते हैं। अब क्या है ये कैजुअल कॉलर्स? देखो मैंने एक बार एडवर्टाइजमेंट दी थी अपने यहाँ पर एक फाइनेंस मैनेजर की, ठीक है, तो उस टाइम पे मैंने एक एडवर्टाइजमेंट दी थी तो मेरे पास लगभग 200 से 250 एप्लीकेशंस आ गई थी, पर मुझे कितने लोगों को रखना था अपने यहाँ पर? सिर्फ एक को। तो मैंने 200-250 को तो रखा नहीं होगा, लेकिन मेरे पास एप्लीकेशन सबकी होंगी। तो मैंने क्या किया, और हम ना एप्लीकेशन फेंकते भी नहीं है, हम क्या करते हैं एक डेटाबेस बनाते हैं, यानी कि मेंटेन करते हैं, रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं। जितनी भी एप्लीकेशन हमारे पास आई होती है एक अलग से हमने उनकी फाइल बना रखी है, चाहे वो सिलेक्ट हुए चाहे वो सिलेक्ट नहीं हुए, हमने एक फाइल बना के रिकॉर्ड रख लिया। अब अचानक से हमारा फाइनेंस मैनेजर, उसके साथ कोई मिस हैपनिंग हो गई या कुछ भी ऐसा हुआ, वो जो फाइनेंस मैनेजर है वो हमारे बिजनेस को छोड़कर चला गया। अब एकदम से हमें वैकेंसी हमारे यहाँ पर अराइज हो गई। अब हमने सोचा कि दोबारा से एडवर्टाइजमेंट करेंगे, दोबारा से सब कुछ करेंगे, टाइम भी जाएगा, मनी भी जाएगा, एफर्ट्स भी जाएंगे हमारे, तो क्यों ना हमारे पास 250 एप्लीकेशन में से एक ही को तो सिलेक्ट किया ना आपने, 249 एप्लीकेशंस अभी भी आपके पास, क्यों ना उन्हीं एप्लीकेशंस में से किसी को छांट लें। भाई हमने जब सिलेक्शन किया होगा तो कुछ राउंड्स भी हुए होंगे, सिलेक्शन राउंड्स, उसमें से टॉप 5 टॉप 10 ये निकले होंगे, तो क्यों ना उन्हीं को ही एक बार छांट लिया जाए दोबारा से, उन्हीं को ही क्यों ना एक बार हम स्क्रीन्ड कर लें, एक बार दोबारा से कर ले, उन्हीं को ही कॉल करके बुलाते हैं कि आ जाओ अब हमारे यहाँ पे जॉब खाली है। पर क्या वो वेले बैठे होंगे? क्या पता, हो सकता है किसी किसी कहीं ना कहीं जॉब लग गई हो, तो हमें ऐसे छांटने पड़ेंगे। हम अनसॉलिसिटेड एप्लीकेंट्स, यानी कि जो हमारे कैंडिडेट्स नहीं बन पाए, जो हमारे एम्प्लॉयज नहीं बन पाए, जो हमारे यहाँ पर ज्वाइन नहीं कर पाए, हमने उन्हीं में से छाटा और देखा कौन अब ज्वाइन कर सकता है। तो कैजुअल कॉलर्स को आप कैसे याद कर सकते हो? कैजुअल कॉलर्स को फोन करके तो बुलाएंगे अब उन्हें, है ना, हमारे पास उनकी डिटेल्स वगैरह होगी, हमने अपने उसमें से एप्लीकेशंस निकाली, हम उन्हें कॉल कर रहे हैं, जितने हमारे पास भाई जो भी हमें अवेलेबल मिल जाएगा उसको बुला के एक बार दोबारा से इंटरव्यू वगैरह लेके हम उसे ज्वाइन करा लेंगे। ठीक है, तो कैजुअल कॉलर्स हमारे क्या होते हैं? बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पूरा एक डेटाबेस रखती है अपने अनसॉलिसिटेड एप्लीकेंट्स का। तो यहाँ पर हमारे पास लिस्ट ऑफ जॉब सीकर्स होती है जिसको हम बनाते हैं और फिर उनको दोबारा से स्क्रीन करते हैं ताकि जैसे ही हमारे पास वैकेंसीज अराइज हो हम उनको कॉल करके बुला लें। ठीक है, नेक्स्ट कैंपस रिक्रूटमेंट क्या होता है? कैंपस रिक्रूटमेंट बहुत अच्छा सोर्स है अपने यहाँ पर एम्प्लॉयज को रखने का। ये आपने देखा होगा कि बहुत सारे कॉलेजेस में प्लेसमेंट ड्राइव्स चलती हैं, या आप जैसे कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ये दावा करती है कि हम आपको प्लेसमेंट देंगे, प्लेसमेंट देंगे, प्लेसमेंट देंगे। तो ये प्लेसमेंट क्या है? वो यही वाली प्लेसमेंट है, कैंपस रिक्रूटमेंट। मतलब जनरली ये तो हमारी जो मेन यूनिवर्सिटीज हैं उन्हीं के अंदर ही होता है कैंपस रिक्रूटमेंट, कि जब बच्चा पढ़ रहा होता है तो उस टाइम पे कंपनीज आती हैं और बच्चों को रिक्रूट करके ले जाती हैं, यानी कि जैसे आप कॉलेज से बाहर निकले आपकी जॉब आपके साथ में है। Many big organizations maintains a close relation with the universities, vocational schools and management institutes to recruit the qualified personals for the various job। तो बहुत सारे बड़ी बड़ी बिग कंपनीज जो होती हैं, ऑर्गेनाइजेशंस जो होती हैं, वो एक क्लोज रिलेशनशिप्स बना के रखते हैं यूनिवर्सिटीज के साथ। ये जो वोकेशनल स्कूल्स खुले होते हैं, मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स बने हुए हैं, तो ये वहां जाते हैं और प्लेसमेंट ड्राइव्स करते हैं और वहां से जो बेस्ट कैंडिडेट्स होते हैं उनको अपने यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो बहुत अच्छा सोर्स है यहाँ पर। मतलब अब नए नए ताजे ताजे बच्चे जो पढ़ के हैं अपडेटेड नॉलेज के साथ एकदम से आपकी कंपनी को ज्वाइन करते हैं। ठीक है, उसके बाद है रिकमेंडेशन ऑफ एम्प्लॉयज। अब जैसे कि सपोज करो मैं एक जगह पर काम करती हूँ, वहां पर एक वैकेंसी अराइज हुई, मुझे लगा कि मेरी एक फ्रेंड है, वो भी उसने भी उसकी क्वालिफिकेशन उस जॉब के रिगार्डिंग सुटेबल है, तो मैं क्या करूंगी अपने बॉस से या जो भी भाई एचआर हमारा मैनेजर होगा, मैंने उससे कह दिया कि मेरी ना एक फ्रेंड है नोन टू में, अगर आप चाहते हो तो आप उसको इंटरव्यू के लिए बुला सकते हो, वो वेल क्वालिफाइड है, आपकी जॉब के लिए सुटेबल है। तो मैंने एक रिकमेंडेशन दिया। अब कंपनी वाले भी सोचते हैं कि मैं उनकी जान पहचान के ऑलरेडी मुझे बहुत साल हो गए उनके यहाँ पर काम करते हुए, अगर मैं किसी का रेफरेंस दे रही हूँ तो सही रेफरेंस ही दे रही होंगी, वो मुझे जानते हैं, तो मुझे जानते हुए वो क्या करेंगे उसका अंदाजा लगा देंगे कि जिसको मैं रेफर कर रही हूँ वो भी उसी तरीके से काम करेगा या करेगी जैसे कि मैं काम करती हूँ। मतलब हमारे बैकग्राउंड को वो
जानते हैं। तो ये भी बहुत अच्छा सोर्स है कि rather than कोई एक नया पर्सन हम अपने यहाँ पर चूज करें, पता नहीं वो कैसा निकलेगा कैसा नहीं, तो अगर कोई प्रेजेंट एम्प्लॉय हमें कोई रिकमेंडेशन दे रहा है, कोई रेफरेंस दे रहा है, तो हम उसको भी यूज कर सकते हैं एज एन एक्सटर्नल सोर्स। ठीक है, तो देखो जरा, जो प्रेजेंट एम्प्लॉयज होते हैं वो इंट्रोड्यूस कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव, नोन टू लोग जो भी हैं उनके, और बहुत ही अच्छा सोर्स है रिक्रूटमेंट का कि झमेले में ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो यहां पर ये अच्छे एम्प्लॉय साबित हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसा हम मानकर चल रहे हैं कि हम उनके बैकग्राउंड को प्रेजेंट एम्प्लॉय के बैकग्राउंड से मैच करते हुए चलते हैं, मतलब उसको ही कंपेयर कर रहे होते हैं। तो हमें ऐसा लगता है कि जैसा ये एम्प्लॉय काम कर रहा है वैसे ही वो एम्प्लॉय भी आकर काम करेगा। ठीक, एडवर्टीजमेंट। अब एडवर्टीजमेंट क्या है कि वही जैसे कि न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट है हमारे पास, मैगजीन्स में एडवर्टीजमेंट आ रही है, या इंटरनेट की वेबसाइट की बात नहीं मैं कर रही हूँ, लेकिन इंटरनेट पे भी जो एडवर्टीजमेंट है वो आ सकती है। जो एडवर्टीजमेंट हमारी आती है वो तब हम जनरली इस्तेमाल करते हैं जब हमें वाइडर चॉइस की जरूरत हो। जब हम एक ऐसी जॉब पोजीशन के लिए हम लोगों को इनवाइट कर रहे हैं जो हमारे लिए थोड़ी सी सीनियर पोजीशन में आती है, यानी कि एडवर्टीजमेंट का इस्तेमाल किया जाता है टू फिल अप द वैकेंसीज एट द सीनियर पोजीशंस, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट से हमारे पास पूल ऑफ रिस्पॉन्सेज आते हैं, बहुत सारे लोगों के हमारे पास रिस्पॉन्सेज आते हैं और हमें कॉम्पिटेंट पर्सनल मिलने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं क्योंकि हमारे पास चॉइसेस ज़्यादा हो जाती हैं। तो एडवर्टीजमेंट ऐसा सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट है हमारे लिए एक्सटर्नल का कि जब भी हमें बहुत सारे लोगों में से किसी एक को चुनना हो, जब हमें वेल क्वालिफाइड एम्प्लॉय चाहिए, जब हमें कॉम्पिटेंट पर्सनल चाहिए सीनियर मोस्ट पोजीशंस के लिए, तो हम इस सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट का इस्तेमाल करते हैं। और सिर्फ सीनियर पोजीशन के लिए इसको इस्तेमाल करने के पीछे एक रीज़न भी है, क्योंकि देखो एडवर्टीजमेंट में अच्छा खासा पैसा लगता है, तो अच्छा खासा पैसा हम उसी जॉब पोजीशन के लिए इस्तेमाल करेंगे ना जो हमारे यहाँ पर हायर लेवल की होगी। ठीक है, तो इसका बेस्ट एडवांटेज तो हमारे लिए यही है कि यहाँ पर हमारे पास वाइडर रेंज ऑफ कैंडिडेट्स आ जाते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम एक डिसएडवांटेज भी है, यह है कि फ्लड ऑफ रिस्पॉन्सेज का आना। अब कई बार देखो बहुत सारी एप्लीकेशंस आ जाती हैं और कई बार अनफिट जॉब सीकर्स की तरफ से भी आती हैं। भाई देखो, जब भी हम किसी जॉब के लिए एडवर्टीजमेंट देते हैं तो हम सब कुछ लिखते हैं कि किन लोगों ने अप्लाई करना है, हमें MBA क्वालिफाइड पर्सन चाहिए, हमें 3 इयर्स का मिनिमम एक्सपीरियंस चाहिए। तब भी कुछ लोग ऐसे अप्लाई करेंगे जो फ्रेशर होंगे, जिनके पास 1 साल का एक्सपीरियंस होगा। तो ऐसे में उन सभी को हटाकर बेस्ट को चूज करना फिर हमारे लिए थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, एफर्ट्स भी लगेंगे, पैसा भी लगेगा, ठीक है, और हमारा टाइम भी जाएगा। तो इसीलिए एडवर्टीजमेंट का हमारे पास डिसएडवांटेज है कि कई बार फ्लड ऑफ रिस्पॉन्सेज आ जाते हैं। ठीक है, तो एडवर्टाइजमेंट क्या है, ये तब इस्तेमाल करते हैं हम जब हमें वाइडर चॉइस की जरूरत हो, सीनियर मोस्ट पोजीशंस के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, वाइडर रेंज ऑफ कैंडिडेट्स मिल सकते हैं, वेल क्वालिफाइड, कॉम्पिटेंट प्लस। लेकिन डिसएडवांटेजेस क्या है कि कई बार बहुत सारे रिस्पॉन्सेज आ जाते हैं। अब आते हैं एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज पे। देखो, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज को 3 पढ़ाने जा रही हूँ आपको, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, प्लेसमेंट एजेंसीज और मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स। ये लगभग एक जैसे सही है। ठीक है, इसको लेकिन मैं बोलती हूँ सामूहिक विवाह। सामूहिक विवाह में क्या होता है कि क्या होता है सामूहिक विवाह में, तो बहुत सारे लोगों का एक साथ शादियां करा दी जाती हैं। वहां पे कोई पैसा वैसा लगता है क्या? वहां पर अपनी तरफ से ही आपको एक कह सकते हो कि आप एक ब्राइड साइड है, ग्रूम साइड है, कुछ ब्राइड साइड से है, कुछ ग्रूम साइड से, मैच हो गया और शादी हो जाती है। वहाँ पे मैच मेकिंग क्या होती है, अपने आप ही हो जाती है। वहाँ पे कोई आपके पास चॉइसेस वगैरह नहीं होती हैं, अपने आप आपको बता दिया जाता है कि ये पर्सन है, ये पर्सन है, और हो गया। ठीक है, लेकिन अगर आप अप्लाई करते हो ये शादी.com, ये जो प्राइवेट कंपनीज है शादी.com वगैरह से, तो वहाँ पर आप देख समझ करके सारे काम करते हैं, है ना। दूसरी बात, जब ये सामूहिक विवाह वगैरह होता है तो इसमें कोई पैसे वैसे लगते हैं क्या? जिस बंदे की हो रही होती है उनको कोई पैसे वैसे नहीं देने पड़ते, ये एक सोशल सर्विस की तरह हो रहा होता है। लेकिन यही शादी.com वगैरह की तरफ से होता है तो लेते हैं ना, कुछ कमीशन वमीशन लेते हैं, वो लेते हैं नहीं लेते रिश्ता कराने के लिए कमीशन। तो प्लेसमेंट एजेंसीज जो होती है ना हमारी, बिल्कुल ऐसी हैं। देखो, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, प्लेसमेंट एजेंसीज और ये हमारे मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स, तीनों का काम ये है जॉब सीकर्स को जॉब प्रोवाइडर से मिलाना। तीनों ही जगह पर कंपनीज अपने रिक्वायरमेंट लिखवा कर रखती हैं और जो जॉब सीकर्स होते हैं वो अपने बायोडाटा सबमिट करके रखते हैं। ठीक है, जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस होती है उन्हें हमारी गवर्नमेंट चलाती है। एक्सचेंज को कौन चलाती है? गवर्नमेंट।
ये होते हैं जनरली अनस्किल्ड और स्किल्ड ऑपरेटिव जॉब्स के लिए। अब एक बात बताओ, सामूहिक विवाह के अंदर 2 सीए की शादी नहीं हो रही होगी, तो बहुत ज्यादा हाई क्वालिफाइड लोग नहीं मिलेंगे वहां पर, ठीक है। तो ऐसे एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस में आपको जो अनस्किल्ड और स्किल्ड ऑपरेटिंग जॉब्स होती हैं उनके लिए आपको यहाँ पर आप मतलब अप्लाई कर सकते हो। ये एक लिंक प्रोवाइड कराता है बिटवीन द जॉब सीकर्स एंड एम्प्लॉयर्स। यहाँ पर लेकिन आपको अप टू डेट रिकॉर्ड्स नहीं मिलते। अगर कभी आप दिल्ली गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जाएंगे तो वहां पर आप देखेंगे एक कॉलम होता है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का। अगर आप एक जॉब सीकर है तो वहां जाके आप अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे, अपना पूरा एक प्रोफाइल बनाएंगे, फिर जो भी कंपनीज होगी जो गवर्नमेंट मतलब गवर्नमेंट कंपनीज जितनी भी होंगी वो चाहे तो वहां से आपके बायोडेटाज को यूज करके आपको जॉब ऑफर कर सकते हैं। तो मतलब लेकिन वहां पर क्या होता है कि ये जो डेटाज होते हैं ये थोड़े से आउटडेटेड होते हैं, क्योंकि जब तक हम उन्हें अपडेट नहीं करेंगे तब तक ये एज इट इज वैसे ही रहते हैं। कई बार क्या होता है हम रजिस्ट्रेशन करके भूल भी जाते हैं, क्योंकि नहीं मिल रही है जॉब तो हम कहीं ना कहीं अप्लाई करते रहते हैं, तो हम भूल जाते हैं कि हाँ हमें अपडेट भी करना है, ठीक है। अब यही सेम काम प्लेसमेंट एजेंसीज भी करती हैं। अब ये लोग भी क्या करते हैं, ये भी बायोडेटाज बनाकर रखते हैं कैंडिडेट्स वगैरह का, ठीक है। यहाँ पर ये रिकमेंड करते हैं, अपने क्लाइंट्स के नेम रिकमेंड कर देते हैं, यानी कि कंपनी वालों को एम्प्लॉयज के बारे में बता देते हैं, एम्प्लॉयज को कंपनी के बारे में बता देते हैं। लेकिन ये चार्ज करते हैं फीस, अपनी आपको सर्विसेज देने के लिए ये फीस चार्ज करते हैं। क्यों? क्योंकि ये प्राइवेट एजेंसीज हैं और प्रोफेशनल बॉडीज हैं। तो इसलिए मैंने आपसे कहा कि एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस कैसे तरीके के होते हैं, सामूहिक विवाह वाले हैं, जहां पर आपके पास कोई चॉइस नहीं है, आपको मैच करा दिया गया और आपसे कोई पैसा चार्ज नहीं किया जा रहा है, एक सोशल सर्विस की तरह आपके साथ काम किया जा रहा है। और ये प्लेसमेंट एजेंसीज हमारी शादी.com जैसे आप याद कर सकते हो कि जहां पर 2 लोगों को मिलवाने के लिए पैसे चार्ज किए जा रहे हैं। यहाँ पर हमारे लिए वो 2 लोग कौन है, जॉब सीकर और जॉब प्रोवाइडर। सबने अपने अपने बायोडाटाज लिखवा के रखे हुए हैं, जहां मैच हो जाती है वहां पे एक दूसरे को रिकमेंडेशन दे दिया जाता है, ठीक है। क्लियर हो गया क्या होता है। अब इससे थोड़ा हायर लेवल पे आते हैं हमारे मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स। मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स जो होते हैं उनका भी काम यही होता है, ये लोग रिक्रूट करते हैं टेक्निकल, प्रोफेशनल और मैनेजरल एम्प्लॉयज, यानी कि थोड़े हाई लेवल वाले हैं, और ये स्पेशलाइज होते हैं मिडल और टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव्स के लिए। यानी कि अगर आपको मिडल लेवल के मैनेजर्स चाहिए या टॉप लेवल मैनेजर्स चाहिए तो आप मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये लोग भी बहुत सारे लोगों का डेटा मेंटेन करके रखते हैं विद द डिफरेंट क्वालिफिकेशन एंड स्किल्स। देखो तीनों का काम सेम ही है ना, तीनों ही एजेंसी हैं जो जॉब सीकर और जॉब प्रोवाइडर को मिलवा रही हैं, बट तीनों का थोड़ा सा रोल अलग है। एक तो बिल्कुल एक ऐसी एजेंसी है जिसको गवर्नमेंट चला रही है, 2 एजेंसीज हमारी प्राइवेट हो गई, प्लेसमेंट एजेंसीज और मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स, ठीक है। ये गवर्नमेंट एक्सचेंजेस जो होती है फी चार्ज नहीं करती, लेकिन जो हमारी प्लेसमेंट एजेंसीज है वो फी चार्ज करती हैं। गवर्नमेंट वाले के अंदर यानी कि एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस के अंदर अनस्किल्ड और स्किल्ड जॉब्स है, लेकिन सिर्फ ऑपरेटिव जॉब्स हैं। प्लेसमेंट एजेंसीज के अंदर हर तरीके की जॉब्स हैं, लेकिन अगर आपको बिल्कुल ही टेक्निकल, प्रोफेशनल और मैनेजरियल अगर आपको एम्प्लॉयज चाहिए तो आप मैनेजमेंट कंसल्टेंट में जाओगे, ठीक है। यानी कि यहां आप लोअर लेवल की जॉब्स भी ढूंढ सकते हो, लेकिन अगर आपको टॉप और मिडिल के लिए चाहिए तो उसके लिए कौन सा है हमारे पास, मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स है, ठीक है। अब आते हैं हम लेबर कॉन्ट्रैक्टर पे। लेबर कॉन्ट्रैक्टर क्या होता है हमारा, ठेकेदार सुना होगा, ठेकेदार सुना है ना। ठेकेदार क्या काम करता है, हमने उसको पैसा दे दिया, अब वो जाने उसका काम जाने, हमें लेबर खुद अरेंज नहीं करनी पड़ती। हमने कॉन्ट्रैक्ट दे दिया लेबर कॉन्ट्रैक्टर को, जी हमें ये घर बनवाना है या हमें ये एक फ्लाईओवर बनवाना है, हमने तो उनको कॉन्ट्रैक्ट दे दिया है। अब उनका काम है लेबर को अरेंज करना, वो अपने पास से खुद ही लेबर को अरेंज करेंगे जितने भी लोगों की जरूरत होगी, हमारा बर्डन रिड्यूस। लेकिन एक अच्छा सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट है, हमने सिर्फ लेबर कॉन्ट्रैक्टर रखा, अपने आप पूरी लेबर हमारे पास आ जाएगी। लेकिन इसके एक डिसएडवांटेज भी है, अगर ठेकेदार के साथ आपकी बातचीत खराब हो गई और ठेकेदार छोड़कर चला गया ऑर्गेनाइजेशन, आपका काम, आपका कॉन्ट्रैक्ट छोड़कर, तो लेबर भी अपने साथ ले जाएगा। फिर हमें दोबारा से ये प्रोसेस फॉलो करनी पड़ेगी, दोबारा से कोई कॉन्ट्रैक्टर ढूंढना पड़ेगा जो बाकी की लेबर को लेकर आएगा, ठीक है। तो लेबर कॉन्ट्रैक्टर क्या करते हैं, क्लोज कॉन्टेक्ट्स मेंटेन रखते हैं लेबर्स के साथ। ये आप लोगों को अनस्किल्ड वर्कर्स प्रोवाइड करते हैं शॉर्ट नोटिस पे, यानी कि कम समय में अगर आपको अनस्किल्ड वर्कर्स की जरूरत है तो ये लोग लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स क्या करते हैं कि आप लोगों को लेबर प्रोवाइड करने का काम करते हैं, ठीक है। उसके बाद डिसएडवांटेज क्या है, लेबर फॉलो द लेबर कॉन्ट्रैक्टर इफ ही लीव्स द ऑर्गेनाइजेशन। वही कि अगर लेबर कॉन्ट्रैक्टर के साथ आपके अगर कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स और कंडीशन सही नहीं बैठे तो अगर वो चला गया तो उसकी रखी हुई लेबर जो है हमारे यहाँ पर वो भी चली जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट, एडवर्टीजमेंट ऑन टेलीविजन। देखते हो क्या टेलीविजन पे एडवर्टाइजमेंट अभी भी, कि हमें आवश्यकता है 2 हेल्पर और वेल्पर होगी। कौन से न्यूज चैनल पे आती है या कौन से चैनल पे आती है एडवर्टाइजमेंट,
प्रोडक्ट्स वगैरह के? वो तो सेल परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है। लोगों को हमारे यहाँ पर वैकेंसीज खाली हैं, इसके एडवर्टाइजमेंट आप कौन से चैनल पे देखते हैं? ये थोड़ी पुरानी बात है। जब ये सेट टॉप बॉक्स वगैरह डिजिटलाइजेशन नहीं था और केबल चला करता था, तो एक केबल का चैनल भी आया करता था जिसपे हम अपनी फेवरेट मूवीज लगवा लिया करते थे कुछ पैसे वैसे देकर, या अगर हमारे अच्छे कॉन्टैक्ट है केबल ऑपरेटर से तो वो हमें क्या करता था, हमें संडे वाले दिन अगर हम चाहें तो अपने पसंद की कोई मूवी वहां पर लगवा लिया करते थे। तो उन चैनल्स के ऊपर क्या होता था, जो भी लोकल एरियाज के ऑफिसेज हुआ करते थे या फिर ऑर्गेनाइजेशंस हुआ करते थे, वो उनके पास अपनी एक एडवर्टाइजमेंट लिखवा देते थे और उस केबल के चैनल पे नीचे की तरफ फ्लैश होती थी वो एडवर्टाइजमेंट। कि जैसे सपोज करो, आप नहीं बोलेंगे, हमारे घर के आसपास कोई लेंसकार्ट का आउटलेट है, वहां पर उन्हें 3 लड़कों की जरूरत है, मतलब जो हैंडल कर सके, सेल्स बॉय की जरूरत है। तो वो लोग क्या करते थे, केबल वालों के पास जाते थे, अपना एड्रेस लिखवाया, अपनी रिक्वायरमेंट लिखवाई, तो वो एडवर्टाइजमेंट फ्लैश होती थी नीचे की तरफ, लेकिन वो सिर्फ लोकल एरियाज की होती थी। तो इस तरीके से एडवर्टाइजमेंट भी उस टाइम पे फेमस हुआ करती थी टेलीविजन पे। बट आजकल हम ये सब चीजें नहीं देखते। बट आजकल भी ये जो डेन वगैरह वाले जो लोग प्रोवाइड कराते हैं, तो इनका जैसे डेन चैनल आता है, तो उसमें भी कई बार ऐसी चीजें आपको देखने को मिल सकती हैं। तो डिटेल रिक्वायरमेंट जो है जॉब और क्वालिफिकेशंस की, वो पब्लिसाइज की जाती हैं टेलीविजन के ऊपर भी। उसके बाद सबसे ज्यादा फेमस हमारा आजकल यही है, वेब पब्लिशिंग। आजकल हम घर बैठे ही अपना एक फॉर्म फिल करते हैं, हमने naukri.com पे अपना रजिस्ट्रेशन कराया, अपने एक पूरी प्रोफाइल बनाई और अपने आप ही कंपनीज के हमारे पास रिकमेंडेशन आने शुरू हो जाते हैं, हमारे पास मेल आनी शुरू हो जाती है, मैसेजेस आनी शुरू हो जाती है जो हमारी क्वालिफिकेशन को मैच करती है। कई बार वहां से खुद भी मैसेज आता है कि कंपनी इंटरेस्टेड है आपके प्रोफाइल में, आपको इंटरव्यू के लिए बुला रही है। तो इस तरीके से वेब पब्लिशिंग का मतलब क्या है कि जहां पर कुछ वेबसाइट स्पेसिफिकली ही इस पर्पज के लिए डिजाइन की गई है, जहां पर जॉब प्रोवाइडर्स और जॉब सीकर आपस में एक दूसरे से मिल सके, एक दूसरे की इन्फॉर्मेशन एक दूसरे के साथ शेयर कर सके। जैसे कि naukri.com, jobstreet.com, indeed.com, shine.com है, monster.com है, न जाने कितनी हमारे पास आज के टाइम पे वेबसाइट्स हैं जो स्पेसिफिकली इसी पर्पस के लिए डिजाइन हुई हुई हैं। तो यहाँ पर भी हमें वाइडर चॉइस मिल जाती है। ठीक है, तो ये हमारे 11 टोटल एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट थे। आपकी बुक में प्लेसमेंट एजेंसी और मैनेजमेंट कंसल्टेंट एक साथ दे रखा है, बट मैं फिर भी इसको थोड़ा सा अलग करके लिख देती हूँ, आप इसको कंबाइन भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारे के सारे एक्सटर्नल सोर्सेज है जहां पर हम बाहर से कैंडिडेट को इनवाइट कर रहे हैं ताकि वो हमारे यहाँ पर वैकेंसीज को फिल कर सके। ठीक है, क्लियर। मेरिट्स ऑफ एक्सटर्नल सोर्सेज के अंदर, यानी कि हम जब एक्सटर्नल सोर्स का इस्तेमाल करते हैं तो उसके क्या क्या हमें फायदे हैं, तो हमारे पास उसके 4 फायदे हैं। पहला फायदा है हमें क्वालिफाइड पर्सनल। ये तो हमने पढ़ ही लिया जब हम सोर्सेज पढ़ रहे थे कि यहाँ पर जितने भी है, जैसे कि एडवर्टीजमेंट है हमारे पास वेब पब्लिशिंग का सोर्स है, चाहे प्लेसमेंट एजेंसीज हैं, तो यहाँ पर हमारे पास वाइडर चॉइसेस आने के चांसेस हैं, क्योंकि तो हम वेल क्वालिफाइड कंपिटेंट यहाँ पर हमें मिल सकता है। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास अपडेटेड स्किल्स के पर्सनल्स भी हमें मिल सकते हैं। क्यों? क्योंकि बाहर से जब हम लोगों को इन्वाइट कर रहे हैं तो हमारे पास काफी हद तक लोग आ जाते हैं। ठीक है, तो उसमें से हम बेस्ट को चूज कर सकते हैं। इसी से जुड़ा है हमारा नेक्स्ट वाइडर चॉइस। वाइडर चॉइस फिर से वही वाली बात कि आपके पास कुछ ऐसे सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट है जो आपको बहुत सारे कैंडिडेट्स को आपके पास लाती है, आप ताकि उसमें से जो बेस्ट आपको चाहिए आप उसे चूज कर सकते हो। कई बार तो ऐसे भी हमारे पास कैंडिडेट आ जाते हैं, इतने भी वेल क्वालिफाइड आ जाते हैं कि हमें बेस्ट चूज करना ही मुश्किल हो जाता है कि उनमें से सिलेक्ट करें किसको। तो चॉइसेस हमारे पास बहुत ज्यादा यहाँ पर अवेलेबल होती है। उसके बाद है फ्रेश टैलेंट। यहाँ पर हम इसको ये बोलेंगे कि यहाँ पर इन्फ्यूजन ऑफ न्यू ब्लड हो सकता है। इन्फ्यूजन ऑफ न्यू ब्लड मतलब द यंग टैलेंट, द फ्रेश टैलेंट, यानी कि ऐसे एम्प्लॉयज जो अपडेटेड स्किल्स के साथ आएंगे। अब हमारे ऑर्गेनाइजेशन में अगर हम इंटरनल सोर्स इस्तेमाल करते रहे तो वही पुराने लोग काम करते रहेंगे ना। अब वही पुराने लोग अगर काम करते रहेंगे तो काम करने का तरीका भी पुराना ही रहेगा। लेकिन जब हम नए नए लोगों को अपने यहाँ पर रखेंगे, जैसे कि अगर हम कैंपस रिक्रूटमेंट का इस्तेमाल करते हैं, तो कैंपस रिक्रूटमेंट की वजह से क्या होगा, नए नए बच्चे जो अभी अभी पढ़कर आए हैं, नए नए तरीके से पढ़कर आए हैं, नई नई चीजें पढ़कर आए हैं, उनके पास नए नए मेथड्स होंगे काम को करने के, तो वो ऑर्गेनाइजेशन में इस्तेमाल किया जाएगा। तो वो यंग टैलेंट, वो फ्रेश टैलेंट, वो अपडेटेड और अपग्रेडेड स्किल्स हमारे पास आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। यानी कि एक फ्रेश टैलेंट, हम इसको ये भी कहते हैं, फ्रेश ब्लड आने के चांसेस हमारे यहाँ पर हो जाते हैं अगर हम किसका इस्तेमाल करते हैं, एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। नेक्स्ट इज कॉम्पिटिटिव स्पिरिट। जब बाहर के लोग आने शुरू हो जाते हैं ना ऑर्गेनाइजेशन में, तो इंटरनल वालों के अंदर एक खलबली सी मचनी शुरू हो जाती है कि अब बाहर के लोग भी हमारे यहाँ पर आ रहे हैं, तो कल को अगर प्रमोशन होना होगा तो कहीं ऐसा ना हो कोई बाहर वाला हमारा चांस ले जाए। भाई हमारा ऑर्गेनाइजेशन एक्सटर्नल सोर्स भी यूज करता है फॉर रिक्रूटमेंट, तो ऐसा ना हो हमारा चांस किसी और को मिल जाए।
और जब नए नए लोग आते हैं, ज्वाइन करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, तो पुराने वालों को वैसे भी लगता है कि हमें इनके साथ कंपीट करना है, हमें आगे बढ़कर रहना है, कहीं ऐसा ना हो कल को हमारी पोजीशन ये लोग ले लें। तो इसलिए एक कंपटीशन स्पिरिट अराइज होता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जिसका अल्टीमेटली फायदा किसको होता है? ऑर्गेनाइजेशन को, उसकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है। तो ये 4 बेनिफिट है हमारे। कौन कौन से? क्वालिफाइड पर्सनल्स मिलते हैं हमें, चॉइसेस हमारे पास बहुत ज्यादा है, फ्रेश टैलेंट आता है हमारे पास जो नए मेथड्स हमारे लिए लेकर आता है और कॉम्पिटिटिव स्पिरिट को जनरेट करता है, ठीक है। बट एट द सेम टाइम कुछ लिमिटेशंस भी है। सबसे पहली लिमिटेशन है लेंदी प्रोसेस। एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट का इस्तेमाल करते हैं तो ये एक लेंदी प्रोसेस है, क्योंकि यहाँ पर आप किसी बाहर वाले को इन्वाइट कर रहे हो, पहले आप कहीं ना कहीं आके एडवर्टाइजमेंट दोगे, 4-5 दिन का टाइम दोगे, वो लोग आना शुरू होंगे, फिर आप लोगों को उनके एप्लीकेशंस को भी देखना होगा, तो अच्छा खासा टाइम लगता है। लेकिन वहीं पे इंटरनल सोर्स अगर होता तो हमें पता है, हम जानते हैं उस बंदे को, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता उसके अंदर। कॉस्टली है, अगर आप एडवर्टीजमेंट वगैरह कराते हो, प्लेसमेंट एजेंसीज के पास भी जाते हो, मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स के पास जाते हो, तो वो लोग अपनी फीस वगैरह चार्ज करते हैं। तो कहीं ना कहीं इंटरनल में तो कोई फीस ही नहीं है, इंटरनल हमें किसी को कोई पैसा थोड़ी देना, क्योंकि कोई हमने एडवर्टाइजमेंट ही नहीं कराई है। तो यहाँ पर अगर हम इंटरनल सोर्स से कंपेयर करें तो एक्सटर्नल सोर्स हमारे लिए क्या है? कॉस्टली है। एट द सेम टाइम इट क्रिएट्स अ डिससेटिस्फैक्शन अमंग द एग्जिस्टिंग स्टाफ। अगर आप किसी हायर पोस्ट के लिए इंटरनल वाले को चांस ना देकर किसी एक्सटर्नल वाले को अपॉइंट कर दोगे तो ये एग्जिस्टिंग स्टाफ को डिससेटिस्फाइड कर देगा, उनका पोटेंशियल वही डाउन हो जाएगा, वो वहीं पे डिससेटिस्फाइड हो जाएंगे कि हम इतने सालों से यहाँ पर मेहनत कर रहे हैं, हमें चांस ना देके, हमें अपॉर्चुनिटी ना देके किसी बाहर वाले को हायर पोस्ट पे रख दिया गया है। तो इससे क्या होगा? डिससेटिस्फैक्शन, वो काम करना बंद कर देंगे, मतलब अपने पोटेंशियल के साथ काम नहीं करेंगे, खुश नहीं रहेंगे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए ठीक नहीं है। स्टाफ क्या हो जाता है? डिससेटिस्फाइड हो जाता है। तो 3 डिमेरिट है हमारे पास, लेंदी प्रोसेस, कॉस्टली प्रोसेस और डिससेटिस्फैक्शन अमंग एग्जिस्टिंग स्टाफ, ठीक है। सिलेक्शन की जो डेफिनेशन है वो तो हम पढ़ चुके हैं कि सिलेक्शन का मतलब क्या होता है? एलिमिनेशन करना, कि भाई जो हमारे लिए अनफिट होंगे उनको हमें हटाना है यहाँ से, ठीक है। तो सिलेक्शन के अंदर एक पूरी हमारे पास सिलेक्शन प्रोसेस है। तो क्या करते हैं उस पूरी सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर हम? पहले हमारे पास सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर पहला पॉइंट है प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग। प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग यानी कि यहाँ पर सबसे पहली बार जिन लोगों को हमने इनवाइट किया है उन्होंने हमारे पास रिस्पॉन्सेज भेजे होंगे। अब रिस्पॉन्सेज किस फॉर्म में आते हैं? एप्लीकेशंस के फॉर्म में आते हैं। तो उन एप्लीकेशंस को हमने देखना, यानी कि फर्स्ट टाइम स्क्रीनिंग होगी उनकी। तो सबसे पहली बार जो स्क्रीनिंग होती है, अभी डिटेल में बताऊंगी कि क्या है, उसे बोलते हैं प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग। प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग के बाद हम लोगों के कुछ टेस्ट लेते हैं, सिलेक्शन टेस्ट लिए जाते हैं। सिलेक्शन टेस्ट के बाद होता है एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू, ठीक है। उसके बाद उनके रेफरेंस और बैकग्राउंड चेक्स किए जाते हैं। फिर सिलेक्शन डिसीजन होता है। सिलेक्शन डिसीजन हो जाने के बाद उन्हीं कैंडिडेट्स का होता है मेडिकल एग्जामिनेशन। मेडिकल एग्जामिनेशन के बाद हम करते हैं उनको जॉब ऑफर, और जब वो जॉब ऑफर हो जाता है उनको, तो एक कंपनी और एम्प्लॉय के बीच में बन जाता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। टोटल 8 स्टेप्स है हमारे सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर। अब जिसमें पहला है प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग। अब देखो प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग को मैं कैसे बताती हूँ, छटनी करना। मैंने 2 पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट किया, 2 पोस्ट के लिए मैंने एडवर्टीजमेंट दी, लेकिन मेरे पास रिस्पॉन्सेज 200 आए, 200 एप्लीकेशन है मेरे पास, और मैंने कहा था कि मुझे जो कैंडिडेट चाहिए ना वो MBA क्वालिफाइड होना चाहिए और मिनिमम 3 इयर्स एक्सपीरियंस उसके पास होना चाहिए। अब क्या होता है ना कि हम तो बेरोजगार हैं, हमें तो जहां वैकेंसी दिखती है, हम चाहे क्वालिफाइड हो ना हो, उसके लिए हमारी एलिजिबिलिटी हो या ना हो, हम कहते हैं कि चलो कोशिश कर लेते हैं, क्या पता हम लोग बहुत सारे किस्मत पे भी चलते हैं ना, क्या पता हमारी किस्मत काम आ जाए, क्या पता हमारी जॉब लगी जाए, क्या पता उन्हें हमारी एप्लीकेशन देख के हम पे तरस आ जाए, या कोई और ऐसा पॉइंट उन्हें मिल जाए जिसकी वजह से हमें यहाँ पे बुला ले, तो हम लोग अप्लाई कर ही देते हैं। तो अब मुझे लेकिन जो रिक्वायरमेंट थी अपनी कंपनी के अंदर, मुझे तो MBA क्वालिफाइड चाहिए और 3 इयर्स का मिनिमम एक्सपीरियंस चाहिए। तो मैंने उन सारी 200 एप्लीकेशंस को उठाया। अब 200 लोग को तो मैं बुलाऊंगी नहीं अपने यहाँ पर, उन 200 एप्लीकेशंस में से मैंने छटनी करनी है, यानी कि जो मेरे लिए अनफिट और अनसुटेबल मेरे लिए एप्लीकेशंस है उन्हें हटाना है, क्योंकि भैया 200 को तो मैं नहीं बुलाऊंगी। तो उसमें से मैं सबसे पहले क्या करूंगी, जिनकी MBA नहीं होगी मैं उनको हटा दूंगी, जो MBA परसुइंग होंगे या MBA कर ही नहीं रखी होगी उन्होंने, उन्हें हटा दूंगी। फिर उसके बाद एक्सपीरियंस, जिनका 0 एक्सपीरियंस होगा, यानी कि फ्रेशर्स होंगे, 1 साल का एक्सपीरियंस है, 2 साल का एक्सपीरियंस है, उन्हें मैं हटा दूंगी, क्योंकि 3 और 3 से ज्यादा एक्सपीरियंस वाले लोगों को तो मुझे बुलाना है। तो ऐसे जब मैंने छटनी करी, मैंने छांट दी अपनी एप्लीकेशंस को, तो मेरे पास फिर बची एप्लीकेशन कुल 70। 200 में से मैंने छाट छूट के 70 एप्लीकेशन अपने पास निकाल कर रख ली। तो ये जो मैंने छाटी है ना एप्लीकेशंस,
जो मेरे पास रिस्पॉन्सेज आए उन्हीं के बेसिस पे मैंने उनकी स्क्रीनिंग करी, जो मेरे को चाहिए थी रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन या जो भी रिक्वायरमेंट थी उसके अकॉर्डिंग मैंने जो एप्लीकेशन को छाटा, उसे हम बोलते हैं प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग। यानी कि प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग का मतलब होता है टू एलिमिनेट द अनक्वालिफाइड एंड द अनफिट जॉब सीकर्स, यानी कि जो ऐसे लोग जो काम ढूंढ रहे हैं लेकिन मेरे लिए वो अनफिट है, फिलहाल मेरे लिए यहाँ की जॉब के लिए वो सुटेबल नहीं है। बात समझ आ गई? सेकेंड पॉइंट पे आते हैं। अब जिन लोगों ने प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग को क्लियर कर लिया होगा, जिनकी एप्लीकेशंस हमारे हाथ में थी, अब 70 एप्लीकेशंस हैं, उन 70 एप्लीकेशंस के लिए हम चेक करेंगे उस इंडिविजुअल्स की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को, और उन कैरेक्टरिस्टिक्स को चेक करने के लिए हम करेंगे उनकी पिटाई। कैसे? ये पिटाई कैसे होगी? इन 5 टेस्ट के थ्रू। ये 5 टेस्ट उनकी पिटाई कर रहे हैं। कैसे? P4 हो रहा है पर्सनालिटी टेस्ट, I4 है इंटेलिजेंट टेस्ट, T4 है ट्रेड टेस्ट, A4 है एप्टीट्यूड टेस्ट और I4 है इंटरेस्ट टेस्ट। ठीक है, अब टेस्ट है तो टेस्ट में अगर नंबर अच्छे नहीं आए तो पिटाई तो होती है ना। तो यहां पर ये टेस्ट किस तरीके से हम यूज करेंगे, देखो जो ये टेस्ट किए जाते हैं, आप लोग जितने भी हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं इसके अंदर लॉजिकल रीजनिंग आती है ना, कुछ जीके के क्वेश्चंस भी आते हैं और कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी होते हैं जो सिचुएशन बेस्ड होते हैं, और आपको पूछेंगे कि अगर आप इस सिचुएशन में होगे तो बताओ आप क्या करोगे। ऐसे ABCD करके आपके पास 4 ऑप्शन होंगे, उसमें से जो आप ऑप्शन सिलेक्ट करोगे उसी के बेसिस पे उन चीजों को जज किया जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से टेस्ट को डिजाइन किया जाता है कि जो जो चीजें हम चेक करना चाहते हैं अपने एम्प्लॉय के अंदर वो चीजें हम चेक कर लें। तो जिसमें सबसे पहला टेस्ट है हमारा पर्सनालिटी टेस्ट। पर्सनालिटी टेस्ट चेक करता है वही आपके इमोशंस, आपके वैल्यू सिस्टम, आपका मैच्योरिटी लेवल। अब मैं आपके सामने सिचुएशन दूं कि आप एक जगह पर काम कर रहे थे और आपसे एक गलती हो गई और उस गलती के लिए आपके बॉस ने आपको खूब सबके सामने खरी खोटी सुना दी। अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया, ऐसे में आप कैसे रिएक्ट करेंगे? आप अपनी गलती को सर झुका कर मानेंगे और नेक्स्ट टाइम से प्रॉमिस करेंगे अपने बॉस को कि ऐसी गलती आपसे दोबारा ना हो। दूसरा, आप बॉस पे उल्टा चिल्ला पड़ेंगे, गाली गलौज कर देंगे आप उसके साथ। तीसरा, आप उस पर हाथ उठा देंगे। चौथा, आप फर्म को छोड़कर चले जाएंगे तुरंत। यश तो कह रहा है मैं तो दूसरा तीसरा चौथा तीनों अपनाऊंगा, पहला तो बिल्कुल नहीं है। क्यों खुशी जी है? लोजे का फॉर्म में जाना ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो जो भी आपने सिलेक्शन किया होगा तो देख रहा होगा कि यार कल को मैंने इसको डांट दिया तो पिटाई वाला ऑप्शन चूज किया, इसको नहीं चूज करना। तो यहाँ पर आपके इमोशंस को चेक किया जा रहा है, या उन्होंने एक प्रॉब्लम रखी है आपके सामने कि आपको दिख रहा है कि आपकी सेल्स लगातार कम हो रही है, तो ऐसे में आप क्या करोगे? निराश होकर बैठ जाओगे या कोई नए ऑल्टरनेटिव्स ढूंढने की कोशिश करोगे, किसी से ओपिनियन लेने की कोशिश करोगे, कॉम्पिटिटर्स को फॉलो करने की कोशिश करोगे, या बिजनेस को बंद करके बैठ जाओगे? तो ऐसा आपके सामने ऑप्शंस होंगे, अब आप सिलेक्ट करोगे। तो यहाँ पर आपके मैच्योरिटी लेवल, आपके इमोशंस, आपके रिएक्शंस को चेक किया जाता है। और किसमें? पर्सनालिटी टेस्ट में, यानी कि एक तरीके से आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी चेक की जा रही है। ठीक है, दूसरा टेस्ट आता है इंटेलिजेंट टेस्ट। जैसे कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जीके वगैरह होती है, तो क्या हमारे आईक्यू लेवल को ही तो चेक कर रहा है। तो इंटेलिजेंट टेस्ट चेक करता है आपका आईक्यू लेवल, यानी कि आपकी एबिलिटीज को यहाँ पे चेक किया जा रहा है कि आपकी लर्निंग्स एबिलिटी क्या है, आप डिसीजन लेने की आपकी एबिलिटीज क्या है, आपके जजमेंटल एबिलिटीज क्या है, मतलब आपको जो जजमेंट्स लेने होंगे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो क्या आप सही से उसको ले पाएंगे। तो यहाँ आपका आईक्यू लेवल चेक किया जा रहा है। ठीक है, कितना आएगा आईक्यू लेवल शिवांगी? वेरी गुड। नेक्स्ट, ट्रेड टेस्ट। आपने बहुत लंबा चौड़ी अपनी क्वालिफिकेशन लिखी, बहुत बड़ा चढ़ा के अपने रिज्यूमे में, और जैसे ही आपका इंटरव्यू स्टार्ट हुआ या जैसे आपके सामने टेस्ट पेपर आया, उसके अंदर आपसे पूछा गया कि आपके पास सब्जेक्ट्स कौन कौन से थे। अब तुमने तो पैसे लेकर डिग्री खरीद रखी थी, तुम्हें पता ही नहीं तुम्हारे पास कौन से सब्जेक्ट्स हैं। तो यहां पर चेक किया जा रहा है आपके एग्जिस्टिंग नॉलेज को। अब जैसे कि आपका CUET है, अब CUET में एक 12th पास वाला बच्चा जा रहा है ना, तो आपसे 12th पास के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मतलब आपका 12th का करिकुलम है। आप जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोगे आगे जाके, वहां पर आप जैसे कुछ एग्जाम्स ऐसे होते हैं कि ओनली ग्रेजुएट्स कैन अप्लाई। ठीक है, तो वहां पर जो क्वेश्चन पैटर्न होगा ना वो इस तरीके से होगा कि आपके ग्रेजुएशन लेवल के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, या आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए अप्लाई कर रहे हो, आपने लिखा है कि आप पोस्ट ग्रेजुएट हो इन पर्टिकुलर सब्जेक्ट,
तो जब आपका टेस्ट बनाएंगे ना वो, तो उस टेस्ट में आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड वो क्वेश्चन देंगे, ये चेक करने के लिए कि आप वेल क्वालिफाइड है या नहीं। जैसे कि हम टीचर्स भी, हमारे पेपर्स होते हैं, गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं, तो हम कह रहे हैं ना कि हम पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं, हम आगे नहीं बच्चों को पढ़ाना चाहते, तो हमसे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो उसी चीज के पूछे जाते हैं, हमारे ही सब्जेक्ट्स के। यानी कि यहाँ वो हमारी एग्जिस्टिंग नॉलेज को चेक कर रहे हैं कि हम जिस प्रोफेशन में हैं, हम जिस फील्ड में हैं, हमें उसकी कितनी नॉलेज है। तो ट्रेड टेस्ट चेक करता है द एग्जिस्टिंग स्किल्स ऑफ एन इंडिविजुअल। ये क्या चेक कर रहा है? द लेवल ऑफ नॉलेज एंड प्रोफिशिएंसी इन द एरिया ऑफ प्रोफेशन। आप अपनी फील्ड में कितने माहिर हैं, अपनी फील्ड की आपको कितनी नॉलेज है, अपने प्रोफेशन की आपको कितनी नॉलेज है, यहाँ वो चेक किया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका एप्टीट्यूड टेस्ट। अब क्या पुराना जो सीखा हुआ है उसी पे बेसिस पे काम करोगे क्या? आजकल तो टेक्नोलॉजी लगातार बदल रही है, हर आए दिन कुछ ना कुछ नया आ रहा है, तो हमें आपको कुछ नया भी तो सिखाना है। तो कल को अगर हमने आपको कुछ नया सिखाना हुआ तो आपका पोटेंशियल कितना है कि आप उस नई चीज को सीख सकते हो, कि आप नई चीजों को कैच कर लेते हो, उसे हम चेक कर रहे हैं एप्टीट्यूड टेस्ट से। यानी कि एप्टीट्यूड टेस्ट चेक करता है द पोटेंशियल ऑफ लर्निंग न्यू स्किल्स, कितने जल्दी आप नए स्किल्स को सीख जाते हैं। देन इंटरेस्ट टेस्ट। इंटरेस्ट टेस्ट चेक करता है, अब जैसे कि मैं एक टीचर हूं, ठीक है, मुझे चाहे मेरा स्कूल कितना भी पे करता हो, लेकिन मैं दिल से पढ़ाती हूँ, तो मैं अपने पूरा इन्वॉल्व होकर पूरे पोटेंशियल से पढ़ाऊंगी। लेकिन अगर यहीं पे आप मुझे कोई ऐसी जॉब करने के लिए कह दो, जैसे कि मुझे बहुतों ने कहा कि आप बैंकिंग लाइन में चले जाओ, मैं पिछले अब इतने सालों से टीचिंग में हूँ कि मुझे अब इसी में मन लगता है, और अगर मैं एक ने मुझसे कहा कि आप ऐसा करो ना कि बैंकिंग एग्जाम्स दिया करो, बैंकिंग की जॉब कर लो, बट मुझे पता है कि अगर मैं उस लाइन में घुसी तो मेरा मन नहीं लगेगा वहां पर, मैं उतने पोटेंशियल के साथ वहां काम नहीं करूंगी, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट नहीं है उसमें। मेरा इंटरेस्ट अब इसी जॉब को करने में है, तो मुझे इसी को करने में मजा आता है और मैं फुल पोटेंशियल के साथ करती हूँ। फिर मैं ये नहीं देखती कि कितना आ रहा है, क्या आ रहा है और कब तक के लिए हो रहा है, मुझे उससे कोई मतलब नहीं होता। ठीक है, तो इंटरेस्ट टेस्ट ना बेसिकली यही चेक करता है कि आपका इंटरेस्ट लेवल क्या है अपने फील्ड में, आपके लिए फैसिनेशन क्या है इस जॉब के लिए, मतलब आप क्यों करना चाहते हो उस जॉब को, सिर्फ पैसों के लिए करना चाहते हो, शौकिया तौर पे करना चाहते हो, टाइम पास के लिए करना चाहते हो, या सच में आपको उस प्रोफेशन में आप घुसना चाहते हैं, मतलब आप बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो उसमें इसलिए कर रहे हो। तो वो इंटरेस्ट टेस्ट यही चेक करता था, पैटर्न ऑफ इंटरेस्ट, इन्वॉल्वमेंट चेक कर रहा है, फैसिनेशन चेक कर रहा है कि आप जॉब आपको ये क्यों चाहिए। ठीक है, तो ये हमारे 5 टेस्ट थे। कौन कौन से? पर्सनालिटी टेस्ट क्या चेक कर रहा है? आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी रिलेटेड टू योर इमोशंस, मैच्योरिटी और योर वैल्यू सिस्टम। इंटेलिजेंस टेस्ट आपके आईक्यू लेवल को चेक करता है। ट्रेड टेस्ट आपकी एग्जिस्टिंग स्किल्स को चेक करता है। एप्टीट्यूड टेस्ट आपके पोटेंशियल को चेक करता है ऑफ लर्निंग न्यू स्किल्स, और इंटरेस्ट टेस्ट चेक करता है कि आप कितना इन्वॉल्व है उस जॉब के लिए। ठीक है, तो 2 स्टेप्स हमने पढ़ लिए। ठीक है, कौन कौन से? प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग और सिलेक्शन टेस्ट। जिसने प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग क्लियर कर दी वो सिलेक्शन टेस्ट पे पहुंचे, जिन्होंने टेस्ट क्लियर कर लिए अब उनका हम लेंगे एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू। यानी कि ये पहली बार होगा कि अब आमना सामना एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर, हालांकि हम उसे अभी एम्प्लॉय नहीं कहेंगे, हम कैंडिडेट कहेंगे उसे, क्योंकि अभी वो हमारी कंपनी से जुड़ा नहीं है। तो अब हम यहाँ पर फेस टू फेस इंटरेक्शन कर रहे हैं, और यहाँ पर एक वर्ड लिखा है द फॉर्मल इन डेप्थ कॉन्वर्जेशन। अब हम कॉन्वर्जेशन अपनी स्टार्ट करेंगे अपने कैंडिडेट के साथ, और हम यहाँ कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन हम उस कैंडिडेट के बारे में यहाँ पे निकाल सके। पर आकर बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे कि आपने लास्ट, अगर आप ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड हो भाई, तो आपने अपनी लास्ट जॉब क्यों छोड़ी, आप उसे क्यों छोड़ना चाहते हो, क्या रीजन रहा है आपका छोड़ने का, और भी बहुत सारे इस तरीके के क्वेश्चंस जो होते हैं वो आपसे पूछे जाते हैं। आप हमारी कंपनी क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, तो इस तरीके से कुछ घुमा फिरा के और कुछ सीधे क्वेश्चंस भी यहाँ पर पूछे जाते हैं, जिससे कैंडिडेट की तरफ से कुछ इन्फॉर्मेशन निकाली जा सके। एंड एट द सेम टाइम वो कैंडिडेट भी चाहे तो काउंटर क्वेश्चंस करके कंपनी के बारे में भी इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश कर सकता है। एक जो इंटेलिजेंट कैंडिडेट होता है वो इस तरीके से भी आंसर करता है कि सामने से कुछ और इन्फॉर्मेशन निकल कर आ जाए। तो यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू में दोनों ही जने कोशिश कर रहे होते हैं एक दूसरे से इन्फॉर्मेशन निकालने की, और इस इंटरव्यू के अंदर हम कोशिश कर रहे हैं एप्लीकेंट्स की सुटेबिलिटी चेक करने की कि क्या वो हमारी जॉब के लिए सुटेबल है, क्योंकि बातचीत से बहुत कुछ पता चल जाता है। एक कॉन्फिडेंस लेवल भी चेक करना होता है, तो वो भी वहां पे जाके पता चल जाता है। उसके बाद जब आपने एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू क्लियर कर दिया, जब आपने इंटरव्यू राउंड क्लियर कर दिया, तो आपसे पूछे जाएंगे रेफरेंस और बैकग्राउंड चेक्स। आपसे रेफरेंस मांगे जाएंगे। आपने अपने सीवी में कुछ बताया होगा कि भाई आपको यहाँ का एक्सपीरियंस है, यहाँ का एक्सपीरियंस है, यहाँ का एक्सपीरियंस है, तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि अपने प्रीवियस कंपनी के किन्हीं 2 रेफरेंसेस के बारे में हमें बताइए, ताकि हम वहां से क्रॉस चेक कर सके कि आप कह रहे हो कि हम फलाना पोस्ट पे थे,
तो क्या सच में आप उस पोस्ट पे थे भी या नहीं थे? आप कह रहे हो हमने इतने साल वहां पर काम किया, तो क्या सच में किया भी है या नहीं किया है? तो इस तरीके से हम आपसे रेफरेंस मांग सकते हैं, प्लस आपका बैकग्राउंड भी चेक करते हैं। बैकग्राउंड इन द सेंस ऑफ आपसे वो ये भी पूछते हैं कि आपके फैमिली में कितने लोग हैं, क्या काम करते हैं, आपके फादर क्या काम करते हैं, अगर सपोज आपके ब्रदर है तो वो क्या काम करते हैं, आपका मतलब फैमिली बिजनेस क्या है। इस तरीके के क्वेश्चन को भी पूछा जाता है, जिससे आपके फैमिली बैकग्राउंड से आपको जज किया जाएगा। अब तुम कह दो कि मेरे मामा तो वो हैं, गुंडे हैं, मेरे मामा की तो बहुत चलती है वहां पर फलाने वाली जगह में दादा हैं वो तो भाई फिर वो तो ये देंगे कि यहाँ पर भी दादागिरी चलेगी। तो ऐसे बैकग्राउंड्स के वो तो नहीं ऐड करेंगे ना। मतलब कहने का मतलब है कि बैकग्राउंड अच्छा होना चाहिए, आप एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हो, ठीक है। तो ये रेफरेंस किस चीज का हो सकता है? एम्प्लॉयर्स रिक्वेस्ट करते हैं आपसे कि नेम बताओ, एड्रेस बताओ, टेलीफोन नंबर बताओ, किसके बता सकते हो? प्रीवियस एम्प्लॉयर्स के बता सकते हो, कुछ आपके नोन पर्सन जो आपके प्रोफेशन से आप जुड़े हुए थे, या आपके कोई यूनिवर्सिटी प्रोफेसर्स, भाई आप कह रहे हो ना आप इस यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए हो, तो वहां के प्रोफेसर का भी आप रेफरेंस दे सकते हो, ठीक है। जब आपका रेफरेंस चेक हो जाता है तो उसके बाद हम लिखते हैं सिलेक्शन डिसीजन की। अब हम देखेंगे कि हमें आपको सिलेक्ट करना है या नहीं करना है, ठीक है। तो यहां पर सिलेक्शन डिसीजन लेते हुए फाइनल डिसीजन अब हम लेने वाले हैं, और जो भी कंसर्न्ड मैनेजर होता है उसके व्यू पॉइंट्स को यहाँ पे जरूर देखा जाता है, क्योंकि कल को उस एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस के लिए वो रिस्पॉन्सिबल होगा, क्योंकि उसने इतना सब कुछ चेक करके उसको सिलेक्ट किया है ना। तो कल को अगर कोई भी दिक्कत आती है तो देखो कहीं ना कहीं उस मैनेजर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है जिसने उसको सिलेक्ट किया है। तो यहाँ पर उसके व्यू पॉइंट्स को हम यहाँ पर चेक करते हैं, ठीक है। अब आप सिलेक्ट हो चुके हैं। अब सिलेक्ट हो जाने के बाद होगा आपका मेडिकल एग्जामिनेशन। अब यहाँ मेडिकल एग्जामिनेशन के अंदर हम लोग चेक करते हैं कि क्या आप फिट है या नहीं है। हम आपसे यहाँ पर कुछ काम कराने वाले हैं, और हो सकता है कोई ऐसा काम हो जहां पर आपका फिजिकली फिट होना बहुत जरूरी है। कहीं आपको कोई ऐसी बीमारी तो नहीं है जो फैल सकती हो। तो बहुत सारी जॉब्स ऐसी होती हैं जहां पर सिलेक्शन के बाद मेडिकल एग्जामिनेशन भी किया जाता है, ठीक है। और जब आप मेडिकल एग्जामिनेशन को क्लियर कर जाएंगे, जब आप मेडिकली फिट डिक्लेयर हो जाएंगे, तो उसके बाद आपको की जाएगी जॉब ऑफर। आपने सारे हर्डल्स क्रॉस कर लिए ना, सारी चीजें आपने क्लियर कर लिया, आपने एप्लीकेशंस भी आपकी सही थी, टेस्ट भी आपने सही से दिए, आपका इंटरव्यू भी क्लियर हो गया, फिर उसके बाद आपके रेफरेंस बैकग्राउंड चेक भी सही थे, सिलेक्शन डिसीजन में हमने आप ही का नाम चूज किया, फिर आपका मेडिकल एग्जामिनेशन भी सही निकला। तो अब हम आपको आपकी जॉब को सौंप रहे हैं। हम आपको एक अपॉइंटमेंट लेटर देते हैं, यहाँ पर ज्वाइनिंग लेटर देते हैं कि यस आप सिलेक्ट हो चुके हैं, अब आप हमारी कंपनी का पार्ट बन सकते हैं, हमें आके ज्वाइन कर सकते हैं। तो जॉब ऑफर दिया जाता है एक लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट के थ्रू, और इस लेटर पे लिखा होता है द डेट ऑफ रिपोर्टिंग ऑन ड्यूटी, कि किस दिन आकर आपको रिपोर्ट करना ऑर्गेनाइजेशन में। वैसे तो है नहीं, मैंने आज सिलेक्ट किया तो कह दूंगी लो आज से काम पे लग जाओ। हम आपको एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड देते हैं कि 2 दिन बाद, 3 दिन बाद या 1 तारीख से आपको ज्वाइन करना है। आज सुबह 8 बजे 9 बजे जो भी वर्किंग आवर्स होंगे इस टाइम पे आपको रिपोर्ट करना है। तो इस तरीके से एक लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट दिया जाता है फॉर द कंफर्मेशन कि यस यू हैव बीन सिलेक्टेड, ठीक है। देन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अब आपके और हमारे बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, यानी कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में एक एग्रीमेंट बनेगा। क्या है वो एग्रीमेंट? कुछ सर्टेन डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पर बनाने पड़ते हैं, जिसके अंदर आपकी जॉब का टाइटल लिखा होगा कि हमने आपको इस जॉब के लिए सिलेक्ट किया है। उस जॉब के अंदर आपकी कुछ ड्यूटीज होंगी, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी, आपके वर्किंग आवर्स क्या हैं, लीव रूल्स, यानी कि अगर आपको छुट्टी चाहिए तो किस तरीके की छुट्टी मिलती है, कितनी छुट्टी अलाउड होती है, ठीक है। सीएल वगैरह होता है तो कितनी आपको अलाउड होती है। सिकनेस लीव्स कैसे मिलती है, यानी कि अगर आप बीमार होते हैं तो उस टाइप पे भी थोड़े रूल्स अलग होते हैं कि आपको छुट्टी कैसे मिलेगी। टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉइज, कौन कौन से ऐसे केसेस होंगे जब आपको निकाला जा सकता है, मतलब क्या ऐसी चीजें होंगी कि अगर आपने उस रूल को ब्रेक किया तो ऐसा हो सकता है कि आपको हम निकाल भी सकते हैं। या हमने आपको टाइम, ये जो कॉन्ट्रैक्ट बनाई है सिर्फ 2 महीने के लिए, 2 महीने आपकी परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट किया जाएगा। अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी तो कॉन्ट्रैक्ट आगे बढ़ा दिया जाएगा, अदरवाइज हो सकता है कि हम आपको टर्मिनेट कर दें। तो सारी चीजें कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट में लिखी होती है। तो ये हमारा पूरा प्रोसेस था सिलेक्शन का। जनरली केस स्टडी जब इसकी आती है तो 1-2 स्टेप तो वो खुद ही लिख के देते हैं, उसमें आपको पहचानने होते हैं वो कौन सा स्टेप है, और उसके आगे के वो लिखने को कहेंगे। वो कहेंगे जो है उन्हें पहचान लो और आगे के 3 लिख दो। इस तरीके का क्वेश्चन आपका आ सकता है। तो आपको पूरी क्लैरिटी होनी चाहिए कि हर पॉइंट के अंदर क्या चीज है, ठीक है, क्लियर। लास्ट एस्पेक्ट ऑफ स्टाफिंग, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, ठीक है। जब हम प्रोसेस पढ़ रहे थे तब हमने सेकेंड स्टेप पढ़ा था रिक्रूटमेंट, हमने यहाँ पर वो भी कंप्लीट कर लिया है। फिर हमने उसका 3rd स्टेप पढ़ा था सिलेक्शन, हमने वो भी कंप्लीट कर लिया। हमने ये भी देख लिया कि सिलेक्शन टेस्ट वगैरह क्या होते हैं। अब हमने उसी प्रोसेस में एक पॉइंट पढ़ा था ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, जहां पर हमने ट्रेनिंग और डेवलपमेंट का मीनिंग समझ लिया था कि ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट होते क्या है। तो एक बार पहले फिर से मीनिंग को समझ लेते हैं। सो
चाहे ट्रेनिंग हो चाहे डेवलपमेंट हो, दोनों ही लर्निंग है। पहली बात तो ये, दोनों ही हमारे लिए लर्निंग है, लेकिन एक लर्निंग सिर्फ स्पेसिफिक स्किल्स के लिए है और एक लर्निंग आपके ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए, आपकी ओवरऑल ग्रोथ के लिए, जो कभी खत्म नहीं हो सकती। क्या हमारी ग्रोथ कभी खत्म हो सकती है? क्या हम सीखना बंद कर सकते हैं? हम हर एक पॉइंट पे सीख रहे हैं कुछ ना कुछ, हम अपनी लाइफ में हर एक स्टेप पे कुछ ना कुछ सीख रहे हैं। लेकिन जो ट्रेनिंग होती है ना, वो स्पेसिफिक स्किल्स के लिए होती है। आप जिस चीज का काम कर रहे हो, आप उसके लिए अगर ट्रेनिंग ले रहे हो, जैसे कि कल को अगर आप होटल मैनेजमेंट करने जाते हो, तो जब आपको होटल मैनेजमेंट करते टाइम सिर्फ वही चीज सिखाई जा रही है जिस चीज का आप कोर्स कर रहे हो, तो वो होगी आपकी ट्रेनिंग। लेकिन वहां पर अगर आपको आपके करियर ग्रोथ के लिए और भी चीजें साथ में सिखाई जा रही हैं, जैसे कि होटल मैनेजमेंट के अंदर सिर्फ यही नहीं होता कि आप एक शेफ बनते हैं, वहां पर आपको सारे काम सिखाए जाते हैं। वहां पर आप एक वेटर की जॉब भी करोगे, मतलब वेटर का काम भी सिखाया जाता है, यानी कि हॉस्पिटैलिटी भी सिखाई जाती है, आपको हाउस कीपिंग भी सिखाया जाता है। तो एज अ मैनेजर अब वहां पर अगर आप किसी होटल के अंदर अगर आप अपॉइंट होते हो, तो आपके क्या टास्क होंगे वो भी आपको सिखाए जाते हैं, और खाना बनाना तो सिखाया ही जाता है। तो आपको हर एक चीज सिखाई जाती है वहां पे, यानी कि वहां पर कहीं ना कहीं आपका डेवलपमेंट भी हो रहा है, ट्रेनिंग और डेवलपमेंट दोनों हो रही है। आपके स्पेसिफिक स्किल से रिलेटेड भी आपको सिखाया जा रहा है, और आपके ओवरऑल ग्रोथ के लिए, आपके करियर ग्रोथ के लिए भी आपको सिखाया जा रहा है। ठीक है, सो ट्रेनिंग क्या है? ट्रेनिंग इज द प्रोसेस ऑफ इंक्रीज द नॉलेज। ट्रेनिंग क्या है? जहां पर आपकी नॉलेज को बढ़ाया जा रहा है, आपके स्किल्स को बढ़ाया जा रहा है, आपकी एबिलिटीज को बढ़ाया जा रहा है। ये सारी चीजें किस चीज के लिए? सिर्फ एक पर्टिकुलर जॉब के लिए। ठीक है, वहीं पे अगर मैं डेवलपमेंट की बात करूं, तो डेवलपमेंट है आपका ओवरऑल ग्रोथ। जब हम आपका ओवरऑल ग्रोथ कर रहे हैं, उसकी लर्निंग आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उसे हम क्या बोलेंगे? डेवलपमेंट। ठीक है, ट्रेनिंग और डेवलपमेंट का डिफरेंस क्लियर क्या है? अभी डिफरेंस हमें अलग से पढ़ना भी है, लास्ट में पढ़ेंगे डिफरेंसेस। अब इसी ट्रेनिंग और डेवलपमेंट के बेनिफिट्स होते हैं। एम्प्लॉय को ट्रेनिंग और डेवलपमेंट मिल रही है, उसको भी इसके बेनिफिट मिलते हैं। देखो, आप जब एग्जाम में क्वेश्चन करो, अगर आपको बेनिफिट का क्वेश्चन आता है, तो बच्चे क्या गड़बड़ कर आते हैं, वो ना, आप लोग ना जब एग्जाम करते हो तो बहुत जल्दी में होते हो। तुमने देख लिया, अच्छा बेनिफिट्स पूछे ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के, लिखने शुरू कर दिए। पहले देखो कि वो बेनिफिट किसके लिए पूछे गए हैं, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन को अलग बेनिफिट मिलते हैं और एम्प्लॉयज को अलग बेनिफिट मिलते हैं। तो पहले आप चेक करो कि बेनिफिट्स किसके लिए पूछे गए हैं। बहुत ही वाइजली आपको पेपर को अटेम्प्ट करना होता है। कई बार ऐसा होता है, आप कहते हो हम तो पूरा पेपर करके आए थे, हम तो सब कुछ करके आए थे, नंबर नहीं आए। वो नंबर इसलिए नहीं आए क्योंकि आपने क्वेश्चन ढंग से नहीं पढ़ा, आपने देखा नहीं कि उन्होंने पूछा क्या है। ठीक है, वो जो प्रेशर है, उस प्रेशर को आपको झेलना सीखना है, तो बहुत ध्यान से आपको क्वेश्चन को पढ़ना है कि आपसे क्या पूछा गया है। तो पहले हम पढ़ने जा रहे हैं द बेनिफिट्स ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट टू द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो पहला बेनिफिट है सिस्टमैटिक लर्निंग। तो सिस्टमैटिक लर्निंग के लिए तो हम ये कहेंगे कि इट इज ऑलवेज बेटर देन हिट एंड ट्रायल मेथड। भाई एक्सपेरिमेंटल मत बनो। आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए अगर एक ऐसा पर्सन चूज करके लेकर आते हो, आपने कहा चलो ठीक है इसको करके देखने देते हैं काम, अब करके देखने देते हैं में अगर चीज खराब हो जाए तो नुकसान किसका है? ऑर्गेनाइजेशन का। तो इट्स बेटर कि पहले आप उसे ट्रेन कर दो। कोई नया एम्प्लॉय आपके यहाँ पर आया है, तो पहले काम करो, उसे 2 से 3 दिन की पहले ट्रेनिंग दे दो। देखो ट्रेनिंग का टाइम पीरियड अलग अलग होते हैं हर अलग अलग जॉब के अकॉर्डिंग, तो 2-3 दिन पहले उसे आप ट्रेनिंग दे दो ताकि वो सीख जाए। सिस्टमैटिकली उसकी लर्निंग करो ताकि वो क्या करे, प्रोडक्टिविटी उसकी इंक्रीज हो, चीजों को वेस्ट ना करे, टाइम वेस्ट ना करे, मनी वेस्ट ना करे, एफर्ट्स वेस्ट ना करे। ठीक है, तो सिस्टमैटिक लर्निंग रहती है अगर हम ट्रेनिंग और डेवलपमेंट देते हैं तो। दूसरा, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, उसी बात से जुड़ी हुई है। एक ट्रेंड एम्प्लॉय एक अनट्रेंड एम्प्लॉय से बेटर काम करेगा, क्योंकि जो अनट्रेंड होगा वो पहले सीखेगा, उसे सीखने में समय लगेगा, 1 महीना 2 महीना लग सकता है आराम से। लेकिन जो पर्सन ट्रेंड होकर काम को ज्वाइन करेगा, वो आते ही उस काम को शुरू कर देगा, उसे पता है कब कहाँ क्या कैसे करना है, तो उसकी प्रोडक्टिविटी हमेशा हाई रहेगी। उसकी प्रोडक्टिविटी अच्छी रहेगी तो प्रॉफिट्स अच्छे आएंगे कंपनी के लिए। ठीक है, नेक्स्ट, प्रिपेयर द फ्यूचर मैनेजर्स। देखो, क्या आप एक अनट्रेंड पर्सन को अपना मैनेजर बनाओगे? फ्यूचर मैनेजर नहीं, आप हमेशा अपने ट्रेंड एम्प्लॉय को बनाओगे। याद करो, मैंने आपको रिक्रूटमेंट के अंदर इंटरनल सोर्सेस के अंदर ट्रांसफर पढ़ाया था। अब ट्रांसफर को बोला गया था दैट इट इज अ गुड टूल ऑफ ट्रेनिंग, और वहां पर हमने ये पढ़ा था कि ऐसे हम ट्रेन कर करके आगे अगर किसी को हमें फ्यूचर मैनेजर बनाना है तो हम बना लेते हैं। तो ट्रेनिंग जो है वो फ्यूचर मैनेजर्स को प्रिपेयर करती है कि आप काम सीख रहे हो, क्योंकि जो मैनेजर होता है उसको सब काम आना चाहिए, क्योंकि उसके अंडर लोग काम करने वाले हैं। ठीक है, बूस्ट मोरल ऑफ द एम्प्लॉइज। अब क्या होता है, देखो, अगर मुझे कोई काम करना नहीं आता होगा ना, अब जैसे कि सपोज करो मैंने कहा कि आपका ना अकाउंटेंसी के चैप्टर नंबर 4 का टेस्ट है,
एडमिशन ऑफ अ पार्टनर का टेस्ट है। अब सपोज करो आपको वो टेस्ट आता नहीं है, या चलो मैं बिजनेस स्टडीज की बात कर लूं, मैंने कहा मैं ऑर्गेनाइजिंग वाले चैप्टर का टेस्ट लेने वाली हूँ। अब तुम्हें अगर ये चैप्टर आता नहीं होगा तो तुम क्या करने की कोशिश करोगे, टालने की कोशिश करोगे, या तो तुम एब्सेंट हो जाओगे उस दिन, है ना, या जब तुम्हें पता चलेगा कि यार इस ट्यूशन में तो बहुत ज्यादा टेस्ट होते हैं, तो तुम क्या करोगे कि चलो एक काम करते हैं, ट्यूशन बदलने की कोशिश करते हैं, छोड़कर चले जाओगे। क्यों? क्योंकि तुम्हें वो चीज आती नहीं है। लेकिन अगर वही चीज तुम्हें समझाई जाए, सिखाई जाए, मैंने कहा कोई बात नहीं, टेस्ट होगा, पहले एक रिवीजन होगा, यहीं बैठ के याद करो, कोई बात नहीं, मेरे सामने बैठ के याद करो, मैं याद कराऊंगी। वो बच्चों को याद करवाते हैं ना एक एक लाइन, मैं याद कराऊंगी, तो फिर तुम क्या कहोगे, आओगे, हाँ ठीक है, सही है। और अगर तुम्हें टेस्ट आता होगा फिर तो तुम एब्सेंट बिल्कुल भी नहीं होगे। तो बिल्कुल ऑर्गेनाइजेशन में भी ऐसा होता है कि जब उन्हें कोई काम करना नहीं आता ना, तो या तो वो एब्सेंट होने की कोशिश करते हैं या वो उस जगह को छोड़कर जाने की कोशिश करते हैं। लेकिन वही चीज अगर हम उन्हें कह दें कि कोई बात नहीं, आप आओ, ज्वाइन करो, हम आपको ट्रेन करेंगे, हम आपको सिखाएंगे, तो उससे क्या होगा, वो मोटिवेटेड होते हैं। फिर वो ना तो छोड़कर जाने के बारे में सोचते हैं, ना ही वो एब्सेंट होने के बारे में सोचते हैं। तो इससे उनका मोरल इंक्रीज होता है, मोटिवेशनल लेवल बढ़ता है उनका। ठीक है, नेक्स्ट, बेस्ट रिस्पॉन्स टू द डायनामिक एनवायरनमेंट। अब आपको पता है ना कि लगातार हमारा जो बिजनेस एनवायरनमेंट है वो बदल रहा है। एनवायरनमेंट जो होता है वो चेंज होता रहता है, बिजनेस एनवायरनमेंट, हर आए दिन नई टेक्नोलॉजी आती है। तो अब क्या पुराने तरीके से हम काम करते रहे? क्या आज हम पुराने तरीके से काम कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं कर रहे। ये जो चल रहा है ये कोई पुराना थोड़ी है, पहले तो नहीं होता था ये सब, आज चल रहा है। तो यानी कि हमें खुद को बदलना है। अब इसके लिए हमने भी क्या करी, ट्रेनिंग ली है, सीख रहे हैं हम भी। तो ट्रेनिंग और डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन को इस तरीके से फायदा देता है कि क्योंकि लगातार बिजनेस एनवायरनमेंट बदल रहा है, चीजें बदल रही हैं, तो बदलती हुई चीजों को हमें सीखना पड़ता है। तो क्योंकि हमें एनवायरनमेंट के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना है, तो ट्रेनिंग और डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट है। तो इससे ऑर्गेनाइजेशन को ही फायदा होता है कि उनके एम्प्लॉइज वेल ट्रेंड होंगे, तो टेक्नोलॉजी को जल्दी एक्सेप्ट कर लेंगे, अडेप्ट कर लेंगे। ठीक है, अब आते हैं बेनिफिट्स टू द एम्प्लॉइज, बेनिफिट्स टू द ऑर्गेनाइजेशन। अब बेनिफिट्स टू द एम्प्लॉइज पे आते हैं। पहला ही बेनिफिट है करियर ग्रोथ। आपके करियर के लिए अच्छा है। आप एक ट्रेंड एम्प्लॉय हो, तो ट्रेंड एम्प्लॉय को तो हर कोई बुलाता है अपने यहाँ पर। अगर आप एक ट्रेंड एम्प्लॉय हो तो आप कहीं भी मार नहीं खा सकते। तो आपके करियर का डेवलपमेंट होगा, आपके करियर की ग्रोथ होगी। अगर आप लर्निंग प्रोसेस में हो, एक स्पेसिफिक जॉब से रिलेटेड लर्निंग है, चाहे वो आपकी ओवरऑल ग्रोथ से रिलेटेड लर्निंग है, अगर आप एक लर्निंग प्रोसेस में हो तो आपका करियर हमेशा आगे ही रहेगा, बढ़ता रहेगा। ठीक है, दूसरा, इंक्रीज अर्निंग। ऑब्वियस सी बात है, अभी हमने पढ़ा कि एक ट्रेंड एम्प्लॉय ज्यादा प्रोडक्टिविटी शो करेगा, वो टाइम वेस्ट नहीं करेगा, मनी वेस्ट नहीं करेगा, एफर्ट्स वेस्ट नहीं करेगा, तो उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ी रहेगी हमेशा। जब प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो वो कंपनी को अच्छे प्रॉफिट्स कमा के देगा। जब वो कंपनी को अच्छे प्रॉफिट्स कमा के देगा तो कंपनी भी उसे अच्छा पैसा देगी। ठीक है, तो यहां पर इंक्रीज अर्निंग्स रहती है। सेफ्टी ऑफ एम्प्लॉइज। अब देखो ये पॉइंट जुड़ा है ऐसे ऑर्गेनाइजेशन से जहां पर हम कुछ ऐसी मशीनों पे काम करते हैं विच इज प्रॉन टू द एक्सीडेंट्स, यानी कि जहां पर एक्सीडेंट्स हो सकते हैं। अगर आपने उस मशीन की मिस हैंडलिंग हो गई, अगर मतलब अगर आपने मशीनों को ढंग से नहीं संभाला, जैसे बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज होती हैं, उसमें बड़े बड़े प्लांट्स लगे होते हैं, बड़ी बड़ी मशीनें लगी होती हैं, तो अगर हमने आपको ट्रेन नहीं किया और एकदम से कहते कि जाओ जाके काम कर लो, तो कुछ ना कुछ एक्सीडेंट, कोई हादसा हो सकता है। तो इट्स बेटर कि हम आपको पहले सिखाकर भेजते हैं। तो जब हम पहले सिखाकर भेजते हैं तो अब सेफ्टी मेंटेन रहती है, आपको पता है कि कब कहाँ क्या कैसे करना है। ठीक है, नेक्स्ट, हाई मोरल। वही सेम पॉइंट यहाँ पर भी रिपीट होता है, वही वाली बात ही है यहाँ पर भी कि क्योंकि जब हमें कोई काम करना आता है तो हम ना कॉन्फिडेंस लेवल हाई होता है। अब जैसे कि मैं आपको कॉमर्स के कुछ सब्जेक्ट्स पढ़ाती हूँ, जैसे कि बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स और अकाउंटेंसी। आप मुझे कहो कि मैडम आपको सोशल साइंस पढ़ाना 9th-10th को। अब मैंने कहा ठीक है यार, पढ़ा तो दूंगी, अब ऐसा तो मना तो नहीं करूंगी कि तुम कह दोगे कि आपने 9th-10th में पढ़ा ही नहीं इंग्लिश, आप खुद नहीं पढ़ेगा सोशल साइंस 9th-10th में। मैंने कहा पढ़ी तो हूँ, तो पढ़ाओ फिर। मैंने कहा पढ़ा तो दूंगी, बट मेरे स्किल्स तो नहीं है ना आप उसके रिगार्डिंग, पढ़ के तो कोई पढ़ा देगा, लेकिन वो जो कॉन्फिडेंस लेवल मुझे अपने सब्जेक्ट में आता है, वो कॉन्फिडेंस लेवल मुझे उस सब्जेक्ट में नहीं आएगा। तो यहां पर भी यही है कि जब हमें काम करना आता है ना, तो हम कॉन्फिडेंस लेवल हमारा हाई होता है, हम मोटिवेटेड होते हैं, हमें पता है कि ये काम कैसे करना है। लेकिन जब हमारे हाथ में कोई ऐसी चीज दे दी जाए जो हमें चलानी नहीं आती, तो वहां पर फिर हम थोड़े से घबराए हुए रहते हैं, वहां मोटिवेटेड नहीं होते। ठीक है, तो ट्रेनिंग और डेवलपमेंट हमारे जो कॉन्फिडेंस लेवल है उसको बिल्डअप करती है, हमें मोटिवेटेड रखती है। ठीक है, सो दीज आर दी बेनिफिट्स टू द एम्प्लॉयज। ठीक है, तो ये हमारा ट्रेनिंग और डेवलपमेंट का इंट्रो हो गया, जिसमें हमने बेनिफिट्स पढ़ लिए हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा स्टार्ट होता है मैथड्स ऑफ ट्रेनिंग। हम कह रहे हैं बार बार ट्रेनिंग के बारे में, तो कौन कौन से मैथड होते हैं जिससे हम अपने एम्प्लॉयज को ट्रेन करते हैं? तो हमारे दो तरीके के मैथड्स हैं। पहला है ऑन द जॉब, दूसरा है ऑफ द जॉब। नाम से पता चल रहा है। ऑन द जॉब मेथड क्या कहता है? काम करते करते सीखो, काम
करते करते सीखो। ऑफ द जॉब क्या कहता है, काम करने से पहले सीखो या काम के टाइम पे मत सीखो, ठीक है। तो इसीलिए इनका नाम भी क्या है, लर्निंग वाइल डूइंग। ऑन द जॉब क्या कहता है, लर्निंग वाइल डूइंग, काम कर रहे हो सीखते रहो। ऑफ द जॉब लर्निंग बिफोर डूइंग, करने से पहले सीख लो। अब कल को तुम पायलट बन जाओ, ठीक है, अब तुम पायलट में मैं तुम्हें कहूं लो जी ये ना जहाज खड़ा उठा लो, चलो चलाना शुरू कर दो इस जहाज को, ऐसा तो नहीं हो सकता। चलो मैं तुम्हारे बराबर में, मैं भी एक पायलट हूं, तुम मेरे बराबर में बैठो, पहली बार तुम चलाने के लिए लग रहे हो, तुम्हें पता भी नहीं है क्या नहीं होता, तुम बैठ गए, अच्छा चलो चलाते चलाते उड़ाते उड़ाते सिखा दूंगी, पता नहीं हम कहीं उड़ जाएंगे फिर। तो वहां तो ऑन द जॉब तो नहीं चल सकता। बट अगर ऑफ द जॉब की बात करूं तो पहले पूरी ट्रेनिंग होगी, पहले आपको पूरा एरोप्लेन के बारे में पढ़ाया जाएगा, सिखाया जाएगा, एक एक बारीकी से एक एक चीज आपको बताई जाएगी। उसके बाद में आपको डमी पे सिखाया जाएगा, पहले आपकी ट्रेनिंग होगी उस चीज से रिगार्डिंग, तब असली प्लेन आपके हाथ में दिया जाएगा, है कि नहीं। तो दिस इज ऑफ द जॉब। ऑफ द जॉब मतलब उस काम को करने से पहले आप सीखोगे। बट ऑन द जॉब क्या है, आपके घरों में वो प्लम्बर इलेक्ट्रिशियन आते हैं कभी भी, तो उनके साथ कहीं ना कहीं कई बार ना एक छोटू आता है, छोटू इन द सेंस हेल्पर, जो उसकी हेल्प कर रहा होता है, पेचकस पकड़ा दे, चलिए ये अगर सपोज करो मैंने कहा कि मेरे घर के बटन चेंज करने हैं, मतलब स्विच बोर्ड के अंदर कुछ प्रॉब्लम है, वायरिंग चेंज करनी है, तो वो उसे कहेगा चल स्विच बोर्ड तू खोल दे, वायरिंग वो खुद चेक करेगा। तो वो क्या कर रहा है, वो सीख रहा है, वो भी ट्रेनिंग पीरियड में वो सीख रहा है, वो अपने ट्रेनर को ऑब्जर्व कर रहा है कि यार ये क्या कर रहा है, जो मेन बंदा होता है उसको ऑब्जर्व कर रहा होता है कि ये क्या कर रहा है, तो उसकी ट्रेनिंग चल रही होती है वो भी, ठीक है। तो वो कौन सा मेथड है हमारा, ऑन द जॉब, ठीक है। तो अब इनके कुछ कुछ टाइप्स अब हमें यहाँ पर पढ़ने हैं, ठीक है। क्या हुआ, होते बहुत सारे मेथड है, लेकिन आपके कोर्स में आपको सिर्फ 4 ही पढ़ने हैं, जिसमें हमारे पास 3 ऑन द जॉब मेथड है और 1 हमारे पास ऑफ द जॉब मेथड है, ठीक है। तो पहला मेथड है हमारा ऑन द जॉब का इंडक्शन ट्रेनिंग और ओरिएंटेशन ट्रेनिंग। इंडक्शन ट्रेनिंग का मतलब क्या होता है, फिर से मैं वही पूछूंगी आपसे, स्टाफिंग प्रोसेस के अंदर एक पॉइंट था प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन, उसमें ओरिएंटेशन वर्ड आया था, उसमें हमने क्या पढ़ा था कि ओरिएंटेशन का मतलब क्या होता है, इंट्रोड्यूसिंग द न्यू एम्प्लॉय with the organization, with organization's rules, regulation, with his superior, subordinate and colleagues। यानी कि जहां पर हम एम्प्लॉय को मिलवा रहे हैं, जहां पर हम एम्प्लॉय को फैमिलराइज करा रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के साथ, सराउंडिंग्स के साथ, उसके साथ काम करने वाले लोगों के साथ, यानी कि उसकी जान पहचान कर रहे हैं। वो एक नया एम्प्लॉय है, क्योंकि जब नया एम्प्लॉय घर में नहीं घर में नई बहू आती है, जब घर में नई बहू आती है तो उसको भी सारा बताया जाता है ना कि देखो ये आपके सास ससुर जेठ जेठानी मामा चाचा, मतलब वो पहले से पता होते हैं, लेकिन और भी तो होते हैं ना, ददिया सास, ये सास, वो सास, बहुत सारे लोग होते हैं घर में, तो उन्हें पहले बताया जाता है, बहू को भी ना सब चीजें बताई जाती हैं, यहाँ ये सामान रखा है, यहाँ वो सामान रखा है, ताकि वो आसानी से सेटल हो जाए। ऐसे एक नया एम्प्लॉय आया ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो उसको भी तो पहले सारी चीजें बताई जाएंगी कि देखो ये डिपार्टमेंट है, यहाँ पर हम ये काम करते हैं, अगर आपने अपने सुपीरियर से आपको सजेशन चाहिए तो ये वाला सुपीरियर आपको सजेशन देगा, कंपनी के रूल्स और रेगुलेशंस ये सब हैं, तो उनको इस चीज की भी ट्रेनिंग दी जाती है। तो दिस इज इंडक्शन ट्रेनिंग और ओरिएंटेशन प्रोग्राम, जहां पर आप क्या कर रहे हो, नए एम्प्लॉय को फैमिलराइज करा रहे हो विद द ऑर्गेनाइजेशन, उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बता रहे हो। इस ट्रेनिंग का जो ड्यूरेशन है वो बहुत ज्यादा नहीं होता, बहस कुछ घंटे या कुछ दिन, 2 से 3 दिन, या 1 घंटे की ट्रेनिंग भी हो सकती है, 2 घंटे की ट्रेनिंग भी हो सकती है, ठीक है। तो बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होती है ट्रेनिंग, एंड इट विल इंप्रूव द इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। क्योंकि देखो जब हमने आपको काम सिखा दिया, बता दिया, आपको सब चीजें बता दी हमने, तो आप टाइम से काम करोगे विद मिनिमम कॉस्ट, ठीक है। नेक्स्ट टाइप ऑफ ट्रेनिंग है हमारी यहाँ पर अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था प्लम्बर का, इलेक्ट्रीशियन का, तो ये देखो यहाँ पर अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम होते हैं, यानी कि जब आपको हायर लेवल ऑफ स्किल्स सीखने हो। इवन मैं इंजीनियर्स की भी अगर बात करूँ तो इंजीनियर्स की भी अप्रेंटिसशिप चलती है। जो इंजीनियर्स होते हैं, जो इंजीनियरिंग का कोर्स करते हैं, उन्होंने सब कुछ पढ़ लिया, लेकिन क्या है, आपको बताया जाएगा ना कि देखो ये मशीन इस तरीके से ऑपरेट की जाती है। तो ये जो प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, आयरन वर्कर्स हैं, इन लोगों की अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग चलती है। अब ये ट्रेनिंग भी 2 से 5 साल तक की हो सकती है। इस ट्रेनिंग को करते करते आपको पूरी सैलरी तो नहीं मिलती, सैलरी का कुछ पार्ट मिलता है, जिसको हम यहाँ पर बोलते हैं स्टाइपेंड। क्या बोलते हैं, स्टाइपेंड, ठीक है। स्टाइपेंड इज अ पार्ट ऑफ सैलरी जब तक आप ट्रेनिंग पीरियड के अंदर हो। आप अपने मास्टर वर्कर को, यानी कि जो आपका ट्रेनर होगा, आप उसे ऑब्जर्व करोगे और धीरे धीरे वो काम आप सीख रहे हो। एज अ ट्रेनी आप वो काम सीख रहे हो।
जिस दिन आप वो काम सीख जाओगे उस दिन आपको मेन पोजीशन हैंडओवर कर दी जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर एक यूनिफॉर्म पीरियड ऑफ ट्रेनिंग होता है, यानी कि 2 साल 3 साल जैसे मैं आपको बता रही हूँ, एक यूनिफॉर्म टाइम पीरियड होता है, जनरली हायर लेवल ऑफ स्किल्स के लिए होता है, जहां एक ट्रेनी अपने गाइडेंस, अपने मास्टर वर्कर के गाइडेंस में काम कर रहा होता है, ठीक है। नेक्स्ट, इंटर्नशिप ट्रेनिंग। इंटर्नशिप ट्रेनिंग इज रिलेटेड टू द, ये जो आपके एजुकेशनल कोर्सेज होते हैं, जैसे कि कोई अगर MBBS कर रहा है, मुन्ना भाई MBBS तो सबने देखी होगी, देखिए मुन्ना भाई MBBS फर्स्ट वाला जो था पार्ट, उसमें उसने क्या खुद पेपर दिए थे, अपनी मेहनत से पेपर दिए थे? नहीं, उसने चीटिंग करके पेपर दिए लेकिन फर्स्ट आया था। अब अगर ऐसे डॉक्टर को हम सीधे अपॉइंट कर दें कि पेपर पास करना है बस, कोई ट्रेनिंग नहीं है, कोई प्रैक्टिकल आपको एप्लीकेशन नहीं सिखाया जा रहा है, सीधे आपको डॉक्टर बनाया जा रहा है, तो मुन्ना भाई MBBS वाला जो संजू है, अगर वो किसी का ऑपरेशन करता तो क्या होता? फिर हो गया काम। पर वहीं पे जब उसे ट्रेनिंग जब चल रही थी, जब इंटर्नशिप चल रही थी, सारे डॉक्टर्स को खड़ा कर रखा, तो याद है वो एक बॉडी सी होती है, उसको कहते हैं कि चलो बताओ क्या चीज़ क्या है, कहाँ पे है, उसके हाथ में जब वो एक उन्होंने इक्विपमेंट दिया तो क्या वो उसको हैंडल कर पाया? नहीं, वहीं पे निकल गया। तो यहाँ पर इंटर्नशिप होती है, डॉक्टर्स की भी इंटर्नशिप होती है। भाई आपने पेपर सारे क्लियर कर लिए हैं, आपको थियोरेटिकली सब कुछ पता है कि हमारा ब्रेन कैसे काम करता है, हमारा हार्ट कैसे काम करता है, किडनी कैसे काम करती है, बट प्रैक्टिकली चीज़ें क्या हैं? प्रैक्टिकली ऑपरेशन अगर आपको करना पड़ गया, सर्जरी करनी पड़ी, आपको पता है कि सर्जरी कैसे होती है, थियोरेटिकली आपको पता है पूरा प्रोसीजर, बट होता कैसे है ये नहीं पता आपको, तो उसके लिए हमने आपकी ट्रेनिंग दी है। चार्टर्ड अकाउंटेंसी का कोर्स होता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट का कोर्स होता है। आपने सारे पेपर क्लियर कर लिया, आपको सारे जर्नल लेजर सब बनाने आ गए, अगर आपके सामने क्वेश्चन आता है आप उसको सॉल्व कर लेते हो। लेकिन एक कंपनी में चीजें थोड़ी सी डिफरेंट होती हैं, आपको फिजिकल वेरिफिकेशन करना होता है स्टॉक का, फिर उसका ऑन पेपर वैल्यूएशन करना होता है, तो बहुत सारी चीजें होती है। जब हम वहां पर जाते हैं ना, विजिट करते हैं, प्रैक्टिकली चीजों को देखते हैं, तब समझ में आती है वो। तो इन सभी चीजों के लिए हम यहाँ पर इंटर्नशिप कराते हैं। इंटर्नशिप को मैं क्या कहती हूँ कि ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है आपके थियोरेटिकल नॉलेज की, जो आपने पढ़ा अब आप उसे अप्लाई कर रहे हो, ठीक है। तो ये एक जॉइंट प्रोग्राम होता है ट्रेनिंग का, जो कि बहुत सारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के साथ जुड़ा होता है। जैसे कि BBA का अगर आप कोर्स करते हो तो वहां पे भी आपकी इंटर्नशिप होती है, ठीक है। आपको एक्चुअल में आप देखोगे कि बिजनेस प्रॉब्लम्स क्या होती हैं। उसके बाद यहाँ पर जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होते हैं वो अपनी रेगुलर स्टडीज भी कर रहे होते हैं और साथ साथ अपना जॉब भी कर रहे होते हैं, वही वहां पे भी उनको स्टाइपेंड मिलता है, ठीक है। जैसे कि CA के अंदर आर्टिकलशिप में भी स्टाइपेंड मिलता है। ये हो गए हमारे 3 ऑन द जॉब मेथड्स। अब हमारा है ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड। ऑफ द जॉब मतलब अभी आपने जॉब ज्वाइन नहीं करी है, अभी पहले हम आपको सिखा रहे हैं, फिर जॉब करवाएंगे। तो ऐसे में हमारा फर्स्ट मेथड है इसके अंदर वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग। तो वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग का मतलब क्या है? द ट्रेनिंग इज कंडक्टेड अवे फ्रॉम द एक्चुअल वर्क फ्लोर। जहां एक्चुअल में आपको काम करना है उससे हटके हम आपको पहले सिखा रहे हैं। हम आपको पहले सिखाएंगे डमी पर। अब तुमसे मैं कह दूं तुम्हें उड़ा दो आज आते चंद्रयान, पता तो तुम्हें सब कुछ है, उड़ा दो जरा, तो ऐसे नहीं हो सकता। हम पहले आपको डमी पे सिखाएंगे, पहले डमी मशीन इस्तेमाल कराएंगे, पहले आप डमी को चलाना सीख लो। तो जनरली वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग कब यूज होती है? जब आपके पास सोफिस्टिकेटेड मशीन्स इन्वॉल्व हो, यानी कि जिस चीज के ऊपर आपको काम करना है, जिस मशीनों पे आपको काम करना है थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, उन्हें पहले आपको सीखना पड़ेगा। आपका एक गलत स्टेप बहुत बड़ी प्रॉब्लम ला सकता है। तो जहां पर सोफिस्टिकेटेड मशीन्स है और ऐसे इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल किया जाता है, तो वहां हम पहले आपको रियल मशीन नहीं देते आपके हाथ में, पहले डमी पे सिखाते हैं। जब आप उस डमी को जब आप डमी को चलाना सीख जाओगे तब आपको एक्चुअल वर्क एरिया में ले जाया जाता है कि अब आप काम कर सकते हो। तो यहाँ पर आपके लिए हम वर्क एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं, मतलब आपके लिए ऐसा माहौल बनाते हैं कि हाँ ऐसा होता है काम, पहले सीख लो। यहाँ पर जब सीख जाओगे तब आपको कहेंगे ठीक है नाउ यू आर रेडी टू ज्वाइन। ठीक, क्लियर हो गए ऑन द जॉब और ऑफ द जॉब मेथड। इसी के साथ चैप्टर कंप्लीट।